सीलो कौन पढ़ता है? 50 नंबर का पेपर दें आगे जाके, क्या 100 नंबर का पेपर देना? आपने कहा था 100 में से 50 लेना आसान है। ठीक है, इन्होंने कहा था, आपने ही कहा था कि 100 में से 50 लेना आसान है और 50 में से 25 लेना मुश्किल है। मार्जिन कम है ना। 50 में आपके 3 सवाल खराब तो आप बहुत जल्दी 25 के करीब पहुंच गए, और 100 में अगर 4 सवाल खराब तो भी आप 50 के करीब नहीं पहुंचे। तो ये बात तो बड़ी वैलिड है। और दूसरा, जब एक सब्जेक्ट इस वक्त फ्लो में आ रहा है, आपकी तरतीब में सामने आ रहा है और आप तैयार कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट उसे तैयार किया जाए। लेकिन एक फायदा ये हुआ है कि आपकी नई स्कीम की अनाउंसमेंट का, कि हमारा क्रैश कोर्स इज्जत से सही तरीके से चल पड़ेगा। क्योंकि पिछली दफा सीलो के अंदर ही जो है ना, यहाँ पे अच्छा खासा आतंक मच चुका हुआ था। हमने कुर्सियां जनाब यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड की, फिर जो है वो पीछे कुछ स्टूडेंट्स आए, फिर हमने ये सारी कुर्सियां आगे आगे करके ये रोस्टम को साइड पे कर दिया, और पीछे भी एक्स्ट्रा कुर्सियां ऐड हो गई। फिर कुछ बच्चे और आ गए, वो फिर स्टेज पे आके बैठ गए। तो जो है ना वो, चूंकि उस वक्त वो एक रेगुलर सब्जेक्ट था, अब पिछली 1-2 अटेम्प्ट से सीलो बीलो के ऊपर थोड़ा सा कहत है, इसलिए कि हर कोई ये कह रहा है कि भाई वो एक दफा एक पेपर देंगे, हम 2 पेपर क्यों दें। लेकिन जिनका बीलो पास हो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि वो आने वाला पेपर जो है ना, वो आने से पहले ही उससे जान छुड़ा के बैठे हुए हो, ताकि नई वाली स्कीम में आपकी नंबर गेम भी बेहतर हो। अगर नई स्कीम मोस्ट प्रॉब्ली अगर आ जाती है, तो ग्रुप ए नए वाले के अगर आपके 2 पेपर पास होंगे तो फिर आपके बाकी 6 पेपर ओपन हो जाएंगे। अदरवाइज ग्रुप बी के 4 पेपर ब्लॉक रहेंगे जब तक ग्रुप ए के कम से कम 2 पेपर पास ना हो। तो इसलिए अगर बीलो पास है तो सीलो पास करके कम से कम आप नए वाले ग्रुप ए का 1 पेपर तो आने से पहले ही खत्म कर सकते हैं। और अगेन वही वाली बात है कि 50 में से पास होने के मार्जिन थोड़े से कम होते हैं। ये और बात है कि कम्पनी लॉ में क्रैमिंग वाले सवाल थोड़े से ज्यादा आते हैं, और जब ये सीलो और बीलो मर्ज होता है तो उन्होंने सारा क्रैमिंग का फोकस शिफ्ट कर देना होता है सीलो की तरफ, और सारे लॉजिकल सवाल शिफ्ट कर देने होते हैं बीलो की तरफ। तो अगर आप पास पेपर्स देखेंगे अपने लॉ के अंदर, तो आपको बीच में बहुत ही ज्यादा क्रैमिंग स्पेसिफिक सवाल नजर आ रहे होंगे। तो खैर, हम आगे बढ़ते हैं। फेयरवेल अटेम्प्ट इंशाल्लाह, चूंकि तकरीबन 6-8 महीने हो गए अब इस कंफ्यूजन को फैले, और अभी भी हम बढ़ते बढ़ते उस आखिरी महीने की तरफ जा रहे हैं। भाई कुछ कहना चाहते हैं? ओहो, ये तो फिर बड़ा खतरनाक। कोई मसला नहीं, हमारे यूट्यूब पे जाएं, SBI के गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेशन में जाएं, सबसे राइट पे जाएं तो वहां एक प्लेलिस्ट है, उसमें 4-5 वीडियोस हैं। उसमें नई स्कीम की जो भी पेपर वाइज अनाउंसमेंट है, पेपर वाइज ट्रांजिशन है, उन सब के ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो डाली हुई है। नहीं समझ आए मुझे ईमेल कर दें, मैं आपको एग्जैक्ट लिंक भेज दूंगा। तो वहां बहुत तसल्ली से डिस्कशन हुई हुई है। इस वक्त बिल्कुल माहौल हमारा कुछ और है, इस वक्त हम बिल्कुल डी ट्रैक हो जाएंगे। तो वो इंशाल्लाह वो चीज वहां अच्छी लगेगी। जब हम वो सेशन करते हैं तो वहां आके बच्चे कहते हैं सर सीलो तैयार नहीं हो रहा, और जब हम सीलो का क्रैश कोर्स रखते हैं तो बच्चे आगे कहते हैं कि सर वो नई स्कीम का जरा एक्सप्लेन कर दें वो क्या है। तो कोशिश करें कि जिस माहौल में है उस माहौल के सवालों के साथ चलें, तो बड़ा मजेदार रहेगा। तो वो चीज आप मुझे मेल कर दें, कोई भी कंफ्यूजन हो आपको अटेम्प्ट्स की काउंटिंग में कुछ और इस तरह से करके आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं उस मेल के जवाब में आपको डिटेल से बता दूंगा। मेल एड्रेस भी साथ में शेयर हो जाएगा अगर जब चीजें दोबारा रिस्टोर होती हैं। एक सवाल, क्रैश क्यों क्रैश कोर्स क्यों? बिकॉज सीलो स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स थोड़ा कम फोकस रखते हैं, ठीक है, और एंडिंग में बाकी सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस होने की वजह से व्हेन वी कम टुवर्ड्स द लास्ट मंथ हमें लगता है कि पीछे से सीलो की चीजें भूल चुकी हैं। इनका सीलो पे फोकस ज्यादा नहीं रहा होता, और उस वजह से ज्यादा टाइम और सब्जेक्ट को मिलता रहा होता है। तो जब हम लास्ट मंथ में आते हैं तो फिर अंदाजा होता है कि नहीं, अब तो सीलो को टाइम देना पड़ेगा, और तब काफी देर हो चुकी होती है। ये बेचारा बहुत ही गरीब पेपर है, ये पूरे सीए का सबसे छोटा पेपर है, स्टार्टिंग फ्रॉम PRC 1 एंडिंग ऑन MSA 2। ये सबसे छोटा पेपर है। अब इस छोटे पेपर का मुकाबला किससे होता है? इसके आसपास के देयों से, FR2, CMA, MFA, ऑडिट। तो इस गरीब की कहां बारी आनी है? आप इसको पढ़ने का सोच ही रहे होते हैं कि अचानक से उन 2-3 बड़े पेपर्स में से वो पेपर आपको अपनी तरफ लगा लेते हैं, और ऊपर से जब इसे पढ़ भी लें तो ये इतना अजीब सा सब्जेक्ट है, 4 दिन बाद देखें ऐसा लगता है बिल्कुल फ्रेश। कहते हैं ये कब देखी ये चीजें, ये तो पहली दफा जिंदगी में सामने आ रही हैं। तो ये इतनी तेजी से स्लेट से गायब हो जाता है माइंड की। एक तो तवज्जो नहीं मिली, ऊपर से सब्जेक्ट की नेचर भी क्रैमिंग। सीलो का क्रैश क्यों? सर एक तो सेम रीजन,
ठीक है, वैलिड रीजन है कि एंड के करीब तैयारी चाहिए। सर कुछ पॉइंट जो एक 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 जरा पढ़ने से नहीं क्लियर हो गए थे, जो सेकंड डिवीजन में वो क्लियर हो जाए। एक दफा पढ़ने से जो पॉइंट नहीं क्लियर हुए वो सेकंड रिवीजन में क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। ये एक और क्रैश कोर्स क्यों? रिवीजन के लिए, अगर सही से भी पढ़ा हुआ है तो भी क्रैश कोर्स रिवाइज तो कराएगा। इंटरेस्टिंगली आप किसी दिन घर बैठ के सोचें मैंने खुद से रिवाइज करना है, आज तो ओरिएंटेशन है, आप 1.25 घंटे 11 दिन बैठें और पूरा सिलेबस रिवाइज करके दिखा दें। एक स्टूडेंट अपने फोकस से बैठा होता है, ऊपर से वो जब वो पढ़ने बैठता है तो 4 और ख्यालात ज़हन में आते हैं कि एआई अकाउंटेंट को खा जाएगी, दुनिया तबाह होने वाली है, कोरोना फिर से आ गया तो क्या होगा। चूंकि आपका तो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो है वो है वीडियोस, रील्स वगैरह, वहां पे तो हर वक्त इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो उतने फोकस से नहीं पढ़ाई होती। तो घर बैठ के आप डेली 1.25 घंटा भी देते तो शायद आप 10% ऑफ वो अचीव करते जो हम यहाँ अचीव कर सकते हैं इंशाल्लाह। एक इन्वायरमेंट में, फिजिकल इन्वायरमेंट में बाउंड तरीके से अपने इर्द गिर्द देखने सारे ही पढ़ रहे हैं तो खुद भी बंदा ना गैरत में आ जाता है कि नहीं यार, इसका मतलब अब वाकई पढ़ने का टाइम शुरू हो गया, शायद सारे पढ़ने बैठे हुए हैं, सबके चेहरे पे चमक है, सबके सब बहुत सीरियस हुए वैसा पढ़ाई को लेके। तो एक रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में एक खास तरीके से एक टीचर जो है वो अपनी ग्रिप के साथ चीजों को जल्दी जल्दी से कवर करवा रहा होता है और आप उसको पिक भी कर रहे होते हैं। फिर कौन मसला, सेशन भर आप तोड़ तोड़ के पढ़ रहे होते हैं। आपने कंपनी का मेमोरेंडम आर्टिकल शुरू में किसी टाइम पे पढ़ा, प्रोस्पेक्टस की बातें बहुत आगे जाके पढ़ी, वाइंडिंग अप किसी और टाइम पे पढ़ा, तो वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर रहे होते। जब आप 2 हफ्ते में पूरी स्टोरी एक दफा अपने आंखों से गुजारते हैं तो फिर क्या होता है, वो सारे जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट कर जाते हैं और आपके लिए जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो क्रैश कोर्स का एक फायदा, एक अच्छी क्विक रिवीजन पेपर से 1 महीना पहले कम से कम टाइम गुजार के। और क्रैश कोर्स क्यों? हाँ जी, किसी के पास कोई डिफरेंट रीजन? टेस्टिंग, सेशन के साथ साथ अगर टेस्ट नहीं दे पाए तो एक आखिरी चांस मिल गया। हर दिन जो पढ़ेंगे अगले दिन उसका एक छोटा सा टेस्ट होगा, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होगा, इतना होगा जो डूएबल होगा, लेकिन कम से कम एक हौसला हो जाएगा कि थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस शुरू हो गई। और कोई फायदा? रेगुलर लेक्चर इस टाइम पे पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इस टाइम पे अपने पेंडिंग लेक्चर्स को कवर करना, उनको देखना, उसमें से काम की बात तलाश करना, वो भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और सर अभी 10-12 दिन है, इसके अंदर जल्दी जल्दी हमारा सीला को अगर टाइम देंगे तो वो हमारा भी वाइंड अप हो जाएगा, फिर बाकी सब्जेक्ट टेंशन नहीं लेगी। इन्होंने फिर दोबारा से बाकी सब्जेक्ट से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इन बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब इस वक्त सीला को अच्छे टाइम पे पकड़ के साइड पे कर देंगे तो फिर हमें दोबारा से टाइम मिल जाएगा अपने उन भयानक सब्जेक्ट्स। अच्छा, वो भयानक सब्जेक्ट्स के तो सिलेबस चल रहे हैं अभी, वो तो उनकी पढ़ाइयां जारी हैं, सीएम में भी चल रहा है, R2 भी चल रहा है, MFA वगैरह भी चल रहा है। तो इससे पहले कि वो खत्म हो के मजीद अजाब नाजिल करें आपके ऊपर, अच्छे टाइम पे इसको तैयार करके बैठ जाएं। तो अगर आप पूरा सेशन सीलो में डंडी मारते रहे तो 2 हफ्ते उन सब्जेक्ट में डंडी मार के देखें। इस गरीब को 2 हफ्ते ही चाहिए। ये जितना छोटा सब्जेक्ट है ना, अगर आप मुझे ये कमिटमेंट दें सर हमने ये 12 दिन, 12 भी नहीं 11 दिन ये 11 दिन सिर्फ सी लॉ करना है, तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि आप 90% से ज्यादा तैयारी कर लेंगे 11 दिनों में। ये बेचारा इतना सही है, लेकिन इस गरीब को इतना टाइम भी नहीं मिलता। मैं भी बी लॉ की क्लास में कैलकुलेशन कर रहा था कि अगर एक स्टूडेंट हर दिन 5 से 6 घंटे पढ़े तो 12 दिनों में वो 60 से 72 घंटे के दरमियान पढ़ सकता है, 60 से 70 घंटे। और रेगुलरली घर जाके अगर मैं एवरेज लगाऊं तो आपने ऑन एवरेज पर डे आधा घंटा या 1 घंटा दिया होता है सी लॉ को घर में, अदर देन क्लासेस। मैं ये मान लेता हूं कि आपने हर दिन 1 घंटा दिया, या आप यूं समझे आपने एक वीक में 5 घंटे दिए, एवरेज प्लस माइनस होके 14 वीक्स। बी लॉ में तो फिर 16 वीक्स क्लासेस होती हैं, सी लॉ तो बेचारा और छोटा है। 14 वीक्स मल्टीप्लाई बाय 5 घंटे, कितना टाइम? 70 घंटे। और 12 दिन इंटू 6 घंटे 72। 14 हफ्ते यानी कि तकरीबन 3.5 महीने में जितना टाइम आपने दिया आप उतना टाइम 12-11 दिनों में दे सकते हैं। अगर आपके बाकी सब्जेक्ट्स भी चल रहे हैं तो सी लॉ के साथ आप एक सब्जेक्ट हल्का हल्का सा साथ चलाते रहें, या फिलहाल बाकियों की क्लासें चलाते रहें और घर जाके जो तैयारी करें वो सिर्फ और सिर्फ सी लॉ की करें।
तो सीलो स्टिल बड़े आराम से कैचेबल है, ये तैयार हो सकता है। क्रैश कोर्स के बहुत सारे यूजर्स हमें हमेशा ये बताते हैं कि सर पेपर से पहले या क्रैश कोर्स से पहले 10% 15% तैयारी थी, क्रैश करने के बाद हम 80-90% कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। क्योंकि अगर अभी तक टाइम नहीं दिया था तो अब तो देना पड़ेगा टाइम। और एक बड़ा मजे का फैक्ट, बड़ा अजीब सा, पिछले दिनों मैंने एक जगह पढ़ा तो मुझे बड़ी हैरत हुई। उसमें लिखा हुआ था कि सीलो पास होने पे भी एक पेपर पास होता है और FR2 पे भी एक ही पेपर पास होता है। बड़ा हैरान हुआ ये देख के। मुझे अभी तक तो ऐसा लगता था कि FR2 पास होने पे शायद 2-3 पेपर पास हो जाते हैं, या शायद सीलो पास होने पे आधा पेपर पास होता हो या पौना पेपर पास होता हो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि सीलो भी एक पेपर है और FR2 भी एक पेपर है। तो जिसके 3 पेपर रहते हो उसका R2 पास हो तो भी वो एक पेपर पास पे पहुंच गया, और अगर सीलो पास हो तो भी। तो जैसे बड़ी मुझे हैरत हुई। फिर मैंने स्टूडेंट्स की तरफ देखा कि क्या उन्हें पता है इस बात का, क्योंकि एक्शन से तो नहीं लगता। सीलो से भी पेपर पास होना है एक, और FR2। अब सोचे ना, एक बच्चे के फर्ज करें 4 या 5 पेपर रहते हो और सीलो पास हो तो भी एक पेपर उसमें से माइनस हो जाएगा, और R2 पास हो तो भी एक पेपर माइनस हो जाएगा। तो सीलो नंबर गेम तो बेहतर कर रहा है, आपके जो पेंडिंग बचे हुए पेपर हैं वो तो कम कर रहा है। तो इतनी बेरगबती इससे क्यों? ICAP सवाल बहुत ही वाहियात बनाता है, बिल्कुल नहीं समझ आते। ये पेपर करके भी पास नहीं होता, क्या इसमें कोई ऐसी रीजन है? एक बंदा कहे सीलो जितना मर्जी कर लो पास ही नहीं होता। ऑडिट वाला फिर कह सकता है ऐसा, CMA वाला ऐसा कह सकता है, ठीक है। ग्रुप B का विलन है ऑडिट, जितना मर्जी कर लो फिर भी पता नहीं क्या हो जाता है। ग्रुप A का विलन है CMA, जितना मर्जी कर लो पेपर पता नहीं क्या होगा। तो क्या सीलो उन पेपर्स में से है कि आप कहें इसको जितना मर्जी तैयार कर ले तो फेल हो जाता है? वो मसला भी नहीं। क्या सीलो का सिलेबस बहुत ज्यादा है? वो भी नहीं। क्या सीलो पास करने से बेइज्जती होती है? तो क्यों बेचारे सीलो को क्यों ऐसा करते हैं? हमारे कोर पेपर को आपने इतना ज्यादा क्यों नफरत से रखा हुआ है? नहीं सर, अगर यहां बैठे हैं तो इसका मतलब यही है कि हम सीरियस हो चुके हैं। बस ये सीरियसनेस हमें चाहिए 11 मजीद दिन। सीलो को देखना है, सीलो को समझना है, सीलो को क्रैक करना है। इसके अहम चैप्टर्स कौन से हैं, कम अहम चैप्टर्स कौन से हैं, क्या क्या चीज लाजमी लिख के करनी चाहिए, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे। पूरा मैप समझेंगे, पूरी कहानियां करेंगे, और सारी की सारी जो इसके अंदर सीलो के अंदर अंडरस्टैंडिंग है उस सबको एक कूजे में बंद करेंगे और घोल के पी जाएंगे। इंशाल्लाह पेपर भी पास हो जाएगा। क्योंकि अगर आप यहां तक आ गए ना तो ये पहला स्टेप था। एटलीस्ट आपने इस अवेयरनेस के पॉइंट पे आए कि आपको क्लास लेने की जरूरत है। सीलो में इस दफा जनरली आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 4-5 रोज भरेंगी बस, क्योंकि बहुत कम लोग सीलो दे रहे हैं। जो पीछे से आ रहे थे बच्चे उन्होंने होल्ड कर लिया बीलो को, और जिनका बीलो पीछे पास हो गया था वो सीलो लास्ट टाइम दे के पास कर चुके हैं। लास्ट टाइम शायद 700 के करीब बच्चे हमारे पास सीलो पढ़ रहे थे, तकरीबन सारे के सारे सीलो पढ़ के निकल गए। तो हमारा ख्याल था कि अब सीलो में बच्चे कम बच गए होंगे, तो रेगुलर सेशन में भी बहुत ही कम थे। तो मेरा था कि शायद क्रैश में कम लोग आ रहे होंगे, लेकिन क्रैश में एक अच्छी डिसेंट तादाद से मुझे खुशी हो रही है कि इसका मतलब है कि लोग अभी जमाने में ऐसे हैं जो सीलो को थोड़ा सा सीरियस ले रहे हैं। तो सर अब हम सीरियस हो गए तो हमें तो मत कहे ना कि आप लोग सीलो के साथ क्या करते हैं। आप लोग से मुराद है वो जो मुझे कैमरे पे सुन रहे हैं, ठीक है। हमने ये कहा था कि ऑनलाइन क्लासेस हम तब अवेलेबल करेंगे जब ज्यादा रश नहीं होगा और हमारे लिए इजी होगा रिकॉर्ड करना। बीलो सीलो में मैंने फेसबुक पे भी एक जगह कमेंट किया था कि बीलो सीलो में इस दफा आसान है, क्योंकि नई स्कीम की वजह से बीलो सीलो उठाने वाले बच्चे जरा कम हो गए हैं, तो यहाँ हमारे लिए थोड़ा सा टारगेट ईजी है। ऑडिट तक तो वैसे ही लोग आधे तो मर जाते हैं, तो वहां तक तो पहुंच ही बड़े थोड़े से लोग पाते हैं। तो इसका मतलब है कि हम इन क्लासेस को रिकॉर्ड करने की पोजीशन में आ जाएंगे इंशाल्लाह, और हम शेयर कर देंगे। लेकिन पक्की कमिटमेंट करने का मतलब ये है कि बच्चा कहता है आपने वादा किया था, कहाँ है, क्यों नहीं है, आप लोग तो हैं ही चालबाज धोखेबाज। तो एक नेकी जो है वो उल्टा उठा के कचरे में चली जाती है। तो इसलिए हम पक्का वादा नहीं कर रहे थे, हम कहते हैं कि हम ट्राई करेंगे यार बेस्ट कि हम इसको रिकॉर्ड करें, और होपफुली हालात उस तरफ जा रहे हैं कि हम इंशाल्लाह उसको सही से रिकॉर्ड करने की पोजीशन में आ जाएंगे। अगर आप बिल्कुल बिगिनर है और आपका सीलो सिर्फ 10% तैयार है तो फिर कुछ ना करें इस वक्त, बाकी क्लासें लेना भी बेशक छोड़ दें और सीलो को टाइम दे दें। सिर्फ 11 दिन की बात है। आप कहें नहीं सर 11 दिन में बहुत मिस हो जाएगा। भाई आपने 3.5 महीने मिस कराया है सब्जेक्ट को, तो कोई बात नहीं, खैर है। मतलब अगर दूसरे सब्जेक्ट को 11 दिन मिस करा देंगे तो कम से कम एक सब्जेक्ट तो हाथ में आएगा जो कंफर्म पता लग रहा है कि हाँ भी इसकी ग्रिप बन रही है।
अगर तो आप वो स्टूडेंट है जिसकी तैयारी भी बहुत कम है तो फिर तो उसको ये 11 दिन सिर्फ सी लॉ करना चाहिए। अगर आप वो स्टूडेंट है जिसकी तैयारी अच्छी थी लेकिन दरमियान में फॉर एग्जांपल चैप्टर 6 में छुट्टियां कर ली, चैप्टर 12 थोड़ा सा समझ नहीं आया, चैप्टर 11 के अंदर बीच में एक टॉपिक में प्रॉब्लम था, अगर ऐसे हैं तो ओके, यहाँ एक स्केड्यूल होगा जिस स्केड्यूल के मुताबिक हम चल रहे होंगे, उस स्केड्यूल में आपने मार्क कर लेना है कि हाँ भाई ये वाले टाइम पे ये वाली चीज आ रही है, यानी कि चैप्टर नंबर 6 फलाना दिन है, वो फलाना वाला दिन फिर आपने घर जाके पहले उसे करना है, बाद में किसी और सब्जेक्ट की बारी आनी चाहिए। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट जिसकी अच्छी तैयारी थी और वो क्रैश में सिर्फ इसलिए आया कि एक दफा तेजी से रिवाइज हो जाए, तो ओके वो तेजी से रिवाइज करके घर जाके सिर्फ उतनी ही किताब या उतनी हैंडआउट्स को देखे जितना हमने क्लास में डिस्कस किया है, ताकि वो अपने बाकी सब्जेक्ट्स को भी टाइम दे सके। तो मैंने नहीं बताना आपने घर जाके कितना पढ़ना है, आपने डिसाइड करना है कि आप कौन सी तरह के यूजर हैं और आप किस पॉइंट पे हैं। हर तरह के यूजर को क्रैश से फायदा होता है। अच्छे लाइक बच्चे को कोई रिवीजन मिल जाती है जो उसने घर बैठ के प्लान की हुई थी, जो उतने अच्छे टाइम पे ना हो पाती। एक हल्के बच्चे को जो नहीं तैयारी कर सका था उसको एक दफा सब्जेक्ट को समझने का मौका मिल जाता है। वो जो पूरा सेशन पढ़ते रहे थे उनको लिखने का मौका मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली क्रैश में सब लोगों को फायदा होता है। तो ये एक बड़ी जबरदस्त चीज है और इसका रिजल्ट भी हमेशा बड़ा ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो तैयार, कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा ओवरऑल लेक्चर प्लान है। हम सैटरडे तक पढ़ेंगे, सिर्फ पहला संडे ऑफ करेंगे, लेकिन जो अगला संडे आएगा वो ऑफ हम नहीं करेंगे, क्योंकि तब तक मंजिल के इतने करीब पहुंच चुके होंगे कि फिर दिल मानेगा ही नहीं संडे ऑफ कर देगा। खैर उस वक्त मैं एक दफा दोबारा से आपके हालात वाकयात आपके चेहरों पे जो है ना वो कितनी रौनक बच गई है उसको देख के असेस करने की कोशिश करूंगा कि क्या संडे जुल्म की डेफिनेशन में आता है या नहीं। तो पहला वाला संडे बंद हो जाएगा हमारा, तो ये 5 डेज और फिर 7 डेज हर दिन हम पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद आगे एक टेस्टिंग है, यानी कि दूसरे दिन हमने चैप्टर 1 पढ़ा तो तीसरे दिन चैप्टर 1 का टेस्ट हुआ, दूसरे दिन 2 पढ़ा तो तीसरे दिन इस क्लास से पीछे पीछे आपने टेस्ट दिया और फिर क्लास में आके बैठ गए। यानी हम हर अगले दिन टेस्ट अवेलेबल कर रहे होंगे, वो फिजिकली भी यहाँ पे मौजूद होंगे। आप फिजिकली खवातीन के पास ऊपर डेडिकेटेड एरिया है, बॉयज का एक और टेस्ट रूम बना हुआ होगा, वो वहां जाके अपना टेस्ट दे सकेंगे हर दिन का। और ये टेस्ट बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होगा, 30 से 40 मिनट टाइप का, ताकि आप लोगों के लिए इजी टू गो हो और इसके नंबर उतने ज्यादा ना हो कि जनाब 1.25 घंटा 1.5 घंटे का ये टेस्ट है। तो साथ साथ टेस्टिंग हो रही होगी, आपको हल्का सा लिखने का भी मौका मिल जाएगा। फिर हम इसको कंप्लीमेंट करेंगे कुछ और चीजों से। क्रैश कोर्स में हम कम से कम टाइम में सब कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन अब मैं पूरा का पूरा चैप्टर भी कराऊं और फिर उसके पास पेपर्स पे भी लंबे चौड़े तबसरे करूं, उससे चीजें थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती हैं। तो रेगुलर क्लास में भी हमारे पास हम टाइम को बचाने के लिए क्या करते हैं, हम पास पेपर्स की वीडियोज रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल कर देते हैं। तो आपके पास हर चैप्टर खत्म होने के बाद उसके पास पेपर की वीडियो भी अवेलेबल हो जाएगी। ये अवेलेबल कहाँ होगी? एक गूगल ड्राइव में। गूगल ड्राइव कहाँ होगी? एक व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप ग्रुप कहाँ होगा? व्हाट्सएप के पोर्टल पे एक लिंक। अभी शायद आप लोग एक ओवरऑल ग्रुप में मौजूद हो, हम लोगों ने पहले 2 ओवरऑल ग्रुप बनाए, फिर हमें तीसरा ग्रुप बनाना पड़ गया क्रैश कोर्सेज का। तो 3 ओवरऑल क्रैश कोर्सेज के ग्रुप हैं, जहां जिस सब्जेक्ट का जब क्रैश होगा वहां उसकी डिटेल आ रही होगी। लेकिन फिर हम क्या करेंगे, हम अपने रेलेवेंट यूजर को एक अलग ग्रुप में ले जाएंगे। तो बी लॉ का, सी लॉ का, ऑडिट का अलग अलग एक ग्रुप है। उस ग्रुप का मकसद ये है कि हर दिन जो हो रहा होगा वो वहां शेयर हो रहा होगा। उस ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में उस क्लास की गूगल ड्राइव होगी और उस क्लास की गूगल ड्राइव में जो कुछ भी मैंने आपसे कहा कि अवेलेबल होगा, आपके पास मौजूद होगा, वो सबका सब आपको मिल रहा होगा। तो एक पैटर्न के तहत एक सिस्टमैटिक तरीके से मैं आपको आगे वो लिंक और वो चीजें भी दिखाऊंगा। ये व्हाट्सएप ग्रुप ऑटम 25 का जो सी लॉ क्रैश कोर्स है इस नाम से है, और ये इसका QR कोड है। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं, लैपटॉप पे देख रहे हैं, तो आप मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं, सामने वाले भी स्कैन कर सकते हैं। और अगर आप लोग ऑलरेडी इस ग्रुप में मौजूद है तो कोई मसली बात नहीं है। आप अगर क्रैश कोर्सेज के ओवरऑल ग्रुप में भी तो भी कोई मसले की बात नहीं है। उसकी ग्रुप डिस्क्रिप्शन में भी हम ये लिंक्स डाल देंगे और उसके अंदर हम 1-2 दिन तक बाकायदगी से शेयर करते रहेंगे इंडिविजुअल क्लास का। अब आप कहेंगे सर अब मुसीबत में डाल दिया, पहले जनाब एक और ग्रुप में पहुंचे। अब यहाँ वो ग्रुप इसलिए था कि आपको जब जब जो क्रैश आए आपको उसके बारे में पता लग जाए, और इस ग्रुप का फायदा ये होगा कि आपको हर दिन सी लॉ की हैपनिंग पता लगे। अब एक बच्चा बी लॉ का वहां पे मौजूद है ओवरऑल ग्रुप में और हर दिन सी लॉ की स्लाइडें शेयर हो रही हैं, तो वो तो आवाजार हो जाएगा। तो हम सी लॉ का स्पेसिफिक डाटा सी लॉ के व्हाट्सएप ग्रुप में लेके आएंगे और इसके गूगल ड्राइव और उसके अंदर हम अवेलेबल कर रहे होंगे साथ साथ। तो ये गूगल ड्राइव का लिंक है, ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, और अगेन जो ऑनलाइन देख रहे हो तो वो भी इसको मोबाइल के अंदर तो मेरे ख्याल में वीडियो के दरमियान से QR कोड निकालना शायद आसान नहीं होता, लेकिन लैपटॉप पे अगर देख रहे हो तो उससे कैमरे से तस्वीर ले सकते हैं। लेकिन खैर आप नई दौर के नए लोग हैं
अगर मोबाइल पे एक वीडियो चल रही है और वीडियो के अंदर फॉर एग्जांपल मैं नजर आ रहा हूँ, ये क्यूआर कोड नजर आ रहा है, तो क्या उस वक्त उसका स्क्रीनशॉट लेके कहीं उसके क्यूआर कोड तक पहुंचने की ऑप्शन होती है? क्या तरीका होता है? गूगल लेंस। ठीक है, आपने करना क्या है, अगर आप सिर्फ मोबाइल पे ही देख रहे हैं और आपके पास एक सेकंड डिवाइस नहीं है, तो आपने स्क्रीनशॉट लेना है, उस स्क्रीनशॉट को गूगल लेंस पे फेंकना है, तो गूगल लेंस उसके अंदर से वो एक्सट्रैक्ट कर देगा लिंक और आप रेलेवेंट जगह पे पहुंच जाएंगे। लें जी, जवानों की मदद से मजीद जवानों के मसले हल हो गए। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि ये आप एक और डिवाइस पे देख रहे हो या सामने देख रहे हो या अपने ही मोबाइल पे देख रहे हो, आप इसकी मदद से रेलेवेंट लिंक पे पहुंच सकते हैं। रेलेवेंट लिंक पे पहुंच जाएंगे तो आपको सिस्टमेटिकली मिलता रहेगा सब कुछ। वरना क्या होता है, जब लोग ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता, उनकी एक अलग दुनिया चल रही होती है और कॉलेज एक अलग दुनिया में होता है, आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती। तो हम ये ग्रुप एडमिन ओनली बनाकर वहां पे सिर्फ काम की इंफॉर्मेशन डाल रहे होंगे। अगर आपको हमारी किसी इंफॉर्मेशन पे गमो गुस्से का इजहार करना होगा तो आप वहां पे गुस्से का इमोजी, अंगूठे का निशान, रोने वाला निशान, व्हाट्सएवर, यानी आपके पास कम्युनिकेट करने का तरीका है कि आप थ्रू इमोजीज हमें बता सकते हैं कि आपको हमारी बात बहुत बुरी लगी या थोड़ी सी कम बुरी लगी। तो ये 2 लिंक्स हैं, ये स्लाइड आपको दिखाना मकसद थी। अब इस ओरिएंटेशन में, इस चीज में हम चीजों को किस तरह से देख रहे होंगे, ये जो पहला लेक्चर है इसको हम हमेशा ओरिएंटेशन कहते हैं। मैं ये मानता हूं कि 3-4 महीने तैयारी से पहले एक दफा आपको पता होना चाहिए कि आपका प्लान क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या है। अपने दुश्मन से लड़ने से पहले दुश्मन को समझना भी तो है, दुश्मन क्या है, उसकी सलाहियतें कितनी हैं, उसके पास फौज कितनी है, वो कितना ताकतवर है, उसके पास कहीं बड़े नए ब्रांडेड तैयारे तो नहीं। ठीक है, तो फिर देखना है कि अब हमने उनके ऊपर कैसे हमला करना है, हम कमजोर हैं या बहुत कमजोर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें समझ आ गया हम इतने कमजोर नहीं है जितना फेसबुक को देख के हमें लग रहा था ना कि हमारा मुल्क तो बस कचरा मचरा ही है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो जो है ना वो हमारे जो जहाज है वो गधा रेड़ी की रफ्तार से उड़ेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है ना हमारे कमजोर जहाजों ने मजबूत जहाजों को उड़ा दिया। क्योंकि द थिंग वाज, जहाज के अंदर जो बैठा हुआ है वो बंदा किस लेवल का एक्सपर्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क का जो है ना सर फख्र से बुलंद हुआ। अब जो है वापस हम इधर आके पढ़ सकते हैं फोकस के साथ, नहीं तो हम जंगी हालात में होते, इस वक्त शेल्टर्स वगैरह ढूंढ रहे होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मई के महीने में ही जो है वो गवर्नमेंट ने सोचा मई के महीने में जितने भी बड़ी बड़ी मुश्किलात है ना उनसे मई के महीने में वो लड़ते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, उनकी अकाउंटिंग विंग में होते हैं। असल में आप किसी भी जगह पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात गवर्नमेंट के या इवन फौज के किसी भी महकमे में तब जा सकते हैं जब वहां वो वाली पोजीशन अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल फौज में डॉक्टर्स भी होते हैं, उनको रैंक भी मिलता है, और वो ऐसा नहीं है कि वो फौज की मेडिकल कॉलेजों से डॉक्टर बने होते हैं, वो किसी और जगह से बने होते हैं, उन्होंने ज्वाइन किया होता है एज अ डॉक्टर। तो इंजीनियर्स भी ज्वाइन करते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, बहुत सारे बिजनेसमैन भी ज्वाइन करते हैं, अकाउंटेंट्स भी ज्वाइन करते हैं। तो अलग अलग, और मजे की बात है आपको रैंक भी मिलता है। फिर कितने मजे की बात है, फौजियों की तरह डेली वो एक्सरसाइज भी नहीं करनी, ख्वार भी नहीं होना और रैंक भी मिल जाए। तो चलें वापस इधर आते हैं। मेन इश्यूज कमती लॉ के साथ क्या है भाई, एक आखिरी बात करना चाह रहे हैं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का जो डिपार्टमेंट है उसमें क्या हुआ, नहीं हमसे रिलेटेड नहीं है, ये गवर्नमेंट्स के ऑडिट करता है। गवर्नमेंट की जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है वो बॉडीज है ना अलग से, तो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान उनको ऑडिट करेगा। अब इस ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो 2-3 अलग अलग रूटों से आए हुए होंगे। जो ऊपर के चंद सीनियर बंदे हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेट कर रहे हैं वो सीएसएस वाली साइड, पीएमएस वाली साइड से आए होंगे, और जो दरमियान के लोग हैं और नीचे के लोग हैं वो नॉर्मल हायरिंग से आते हैं। तो इसी तरह से अकाउंटेंट्स भी हायर होते हैं, इसी तरह से ऑडिटर्स भी। गवर्नमेंट के अंदर जो ऑडिटर बहुत ज्यादा पसंद है या गवर्नमेंट के अंदर जो अकाउंटेंट सबसे ज्यादा कॉमन है वो पिफ्फा होता है, उसने पब्लिक फाइनेंस की अकाउंटिंग को वो देखा होता है। तो जो गवर्नमेंट सेक्टर की अकाउंटिंग है वो थोड़ा सा डिफरेंट चल रही होती है नॉर्मल से। तो ये पिफ्फा जो हमारे बिल्कुल आसपास पड़ोस में इनका ऑफिस भी है, तो पिफ्फा की क्वालिफिकेशन इज मोर रेलेवेंट फॉर गवर्नमेंट सेक्टर। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कम जा रहे होते हैं अनलेस कि वो एक अच्छी पैसे देने वाली कंपनी हो, नोटू कमाना चाहते हैं ना। कंपनी लोग इश्यूज क्या हैं, सिलेबस आउटलाइन क्या है, पास्ट पेपर्स का एनालिसिस समझेंगे, आईकेएप के सवाल किस तरह के उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, थोड़ा सा उसके ऊपर टिप्स एंड टेक्निक्स। ये बातें आपने कई दफा देखी हैं, एक दफा दोबारा देख लेंगे, लेकिन पहले आपने जब देखी थी तो सेशन के स्टार्ट में देखी थी, उस वक्त आपको चैप्टर्स की बहुत ज्यादा ग्रिप भी नहीं थी, आपका मैप भी बड़ा क्लियर नहीं था। तो अब एटलीस्ट मैं ये इस लेवल पे तो आपको समझता हूँ कि आपको 12 के 12 चैप्टर्स के नाम पता होंगे, कम से कम इतने लेवल पे तो हम है ना। मेन इश्यूज कंपनी लॉ के साथ क्या है, कंसिडरिंग इट
इजी। वो जुमला याद है, इतना आसान है कि फेल हो जाता है। उस दिन ये जुमला आपको बहुत अजीब सा लगा, मैंने डे 1 पे ये जुमला क्लास में बोला तो कुछ बच्चों के चेहरे पे हैरत थी कि मतलब इतना आसान है कि फेल हो जाता है। अब समझ आया उस जुमले की ग्रेविटी। ये इतना आसान है कि आप तवज्जो ही नहीं देते। जब तवज्जो नहीं देते तो तैयारी नहीं होती, जब तैयारी नहीं होती तो फेल हो जाता है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये इतना आसान है कि आराम से फेल हो जाता है, इसको लोग तवज्जो नहीं देते। नंबर 2, रिटेंशन और क्रैमिंग, रट्टा बहुत लगाना पड़ता है। ये आप लोगों को बीलो की आदत हुई भी होती है, बीलो में ना वकीलों वाली बहस करके भी सवाल सॉल्व हो जाते थे। इधर मेजॉरिटी सवालों में आपको क्रैमिंग चाहिए होती है। इधर वो बहस मुबाहिसे वाले सवाल ना होने के बराबर, जिसमें आपने कानून की रूल से साबित करना हो कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है, यहाँ ज्यादातर वो आपसे रिटेंशन मांगते हैं। फिर आईकेएफ के सवाल किस तरह से करें, तैयारी तो कर ली होती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आईकेएफ का सवाल करने जाते हैं तो अच्छे भले सवाल में हम बिला वजह 1-2 नंबर लूज कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें पैटर्न नहीं पता होता। हम इस पे भी बात करेंगे। फिर शॉर्टकट सिलेक्टेड स्टडी, गरीब में पहली 12 चैप्टर्स हैं, उसके बाद कुछ सियाने बताते हैं कि इसमें मजीद शॉर्टकट भी लगाया जा सकता है। वो एक्सेल की शीट बनाते हैं, उसको चैट जीपीटी को देते हैं। चैट जीपीटी से कहते हैं कि देखो ये पिछली 5-6 अटेम्प्ट में ना सवाल इस तरह से इस चैप्टर से इतने आए हैं, तो मुझे एक अंदाजा बता दो कि इस दफा कौन कौन से चैप्टर से सवाल आने के ज्यादा चांसेस हैं। चैट जीपीटी एक एनालिसिस बना के दे देता है और नीचे लिखा होता है आई कैन डू एरर्स। ठीक, लेकिन आप कहते हैं चलो एरर वाली बात तो फजूल सी है, लेकिन उसने आपको बता दिया ये 7 चैप्टर्स हैं, इन 7 चैप्टर में से तुम्हारा 90% पेपर आ जाएगा। लोग 7 चैप्टर्स तैयार करते हैं तो पता ही लगता है कि इस दफा वो जो 5 छोड़े थे उसमें से 62% पेपर आ गया। तो जब पहले ही छोटा सब्जेक्ट है, मतलब मैं पहले दिन, टीचर तो डरा के पढ़ाते हैं, वो बड़ा जालिम सब्जेक्ट है, मेहनत करनी पड़ेगी, बस मेरा साथ ना दिया तो रुल जाओगे, तबाह हो जाओगे। तो मैं पहले दिन, टीचर आपको सामने खड़े होके कह रहा है कि पीआरसी 1 से लेके एमएससी 2 तक जितने भी पेपर हैं ये सबसे छोटा पेपर है। इंट्रो टू बिजनेस इससे बड़ा पेपर था, बस आईकेएफ की टेस्टिंग हल्की थी। इंट्रो टू इकोनॉमिक्स इससे भारी पेपर था, वो तो शुक्र आईकेएफ की टेस्टिंग जरा हल्की होती है उस लेवल पे। तो ये छोटा पेपर है। अब जब छोटा पेपर है तो इसमें मजीद शॉर्टकट नहीं लगाने। अगर दिल नहीं कर रहा एक चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार करने का तो थोड़ा हल्का तैयार कर लें, उसको एब्सोल्युटली छोड़ देना ना कहीं से भी कोई फायदे वाली बात नहीं है। पता है जब आपने 1-2 चैप्टर छोड़ दिए होते हैं तो पेपर में जैसे ही एक सवाल आता है ना तो फिर आप उससे लड़ते नहीं है, आप सवाल देखते हैं, आप कहते हो ओहो मुझे नहीं समझ आ रहा, ये उसी चैप्टर में से होगा जो मैंने छोड़ा है, हालांकि उस चैप्टर में से होता है जो आपने किया हुआ है। जब आपने छोड़ दिए होते हैं टॉपिक तो फिर आप डर रहे होते हैं, फिर आप हर अननोन को कह देते हैं ये उस चैप्टर से होगा, ऐसे साइड पे कर दूं, बाद में पता लगता है कि वो आपके अपने किए हुए चैप्टर से था, बस आपकी अपनी तैयारी अपनी कवरेज अच्छी नहीं थी। जब आपने सारा सब वो किया होगा, सिलेबस किया होगा, तो फिर पेपर में आप एक मुश्किल सवाल को चैलेंज की नजर से देखेंगे और आप समझेंगे कि क्या आपको वो बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। तो इसलिए शॉर्टकट्स यहां नहीं लगाने। और सी लॉ का द रियल विलन, हैवी नेबर्स। डे 1 पे ये जुमला मैंने अगर आपको बताया तो आपको इतना इसकी ग्रेविटी महसूस नहीं हुई थी, लेकिन आज आपको शिद्दत से एहसास है कि हैवी नेबर्स का मतलब क्या है। इसके पड़ोसी इतने भारी हैं कि मौका ही नहीं मिलता सी लॉ से मुलाकात करने का। वो आपको अपने अंदर उलझाए रखते हैं, अच्छे खासे बड़े सब्जेक्ट्स हैं, अच्छा खासा उनका बड़ा स्कोप है और उस वजह से सी लॉ तैयार नहीं होता। मैं कहता हूँ ना हो तैयार, अगर सी लॉ पास होने से 25% पेपर पास होता है और FR2 पास होने से 1 पेपर पास होता है। अगर दोनों से पेपर भी एक ही पास होना है तो अक्लमंदी क्या है, जो आसानी से पास हो रहा है उसको पहले तैयार करे ना। मुश्किल ने तो अजियत देनी है। पता ही लगा कि मुश्किल को करने के चक्कर में आसान भी हाथ से धो बैठे, ये काम नहीं करना। थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सिलेबस आउटलाइन आपने पहले भी कई दफा देखी हुई है, लेकिन अब जरा थोड़ा सा इसको हम ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। हमारा सिलेबस 5 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। सबसे पहले कंपनी लॉ का इंट्रोडक्शन और कंपनी का इंट्रोडक्शन और कंपनी कैसे होती है और शेयर्स वगैरह कैसे इशू करती है, 15 से 20 नंबर की वेटेज। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनी के अंदर डिफरेंट तरह के मामलात किस तरह से चल रहे होते हैं, कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स किस तरह से मैनेज हो रही होती हैं, कंपनी के मॉर्गेजेस चार्जेस वगैरह के साथ क्या होता है, कंपनी की मीटिंग्स, कंपनी के डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव, अदर ऑफिसर्स, ये किस तरह से चीजों को चलाते हैं। देन अकाउंट्स और डिविडेंड से रिलेटेड एक ग्रेड और वाइंडिंग अप से रिलेटेड एक ग्रेड। एक तो पहले ही सिलेबस आसान छोटा, ऊपर से सिलेबस आउटलाइन ऐसी बना दी जिसने और ज्यादा हमें एनकरेज कर दिया कि अब हम ज्यादा आसानी से पास कर सकते हैं। 3 ग्रेड है 15 से 20 नंबर की।
और ग्रेजुअल डिक्रीज, इस ग्रेड में 4 चैप्टर्स, इसमें 2 चैप्टर्स, इसमें 1 चैप्टर, वेटेज सबकी बराबर। ये 15 से 20 नंबर लेने के लिए मुश्किल से 6 सफ़े तैयार करने होते हैं। ऊपर से सवाल भी रट्टे वाले पूछ रहे हैं वो। उसके बाद भी कोई बच्चा सीलो में फेल हो तो कितने दुख की बात होगी। तो सीलो में फेल बिल्कुल भी नहीं होना, बड़ी शर्मिंदगी है। पूरी लाइफ आप सोचेंगे कि ये क्या हुआ है, अगर मैं इसमें फेल हो गया तो मैं तो जिंदगी में आसान तरीन चीजों में भी फेल हो जाऊं। देन दरमियान में ये 2 पोर्शन है, इन 2 पोर्शन में से एक ज्यादा भारी है और एक थोड़ा सा कम भारी है। अगर मैं थोड़ा सा इसको चैप्टर वाइज ब्रेकअप बताऊं, चैप्टर 1, 2, 5 और 6, हमारी किताब में 3 बड़े चैप्टर्स में से चैप्टर 1, 2 और 3 मेन सरे फहरिस्त हैं, और चैप्टर 8 भी एक डिसेंट साइज का है। तो इंटरेस्टिंगली ये 2 बड़े चैप्टर्स और ये 2 छोटे चैप्टर्स मिला के इसकी 15 से 20 वेटेज है। तो स्टूडेंट सोचते हैं अच्छा ये तो बहुत ज्यादा मेहनत है, आगे चलें। पता लगता है ये 2 चैप्टर जिसमें से एक दरमियाना और एक बहुत ही छोटा चैप्टर, इसकी भी 15 से 20 नंबर की वेटेज है। फिर मजीद नीचे आते हैं तो पता लगता है इस अकेले चैप्टर की 15 से 20 नंबर की वेटेज है। तो पता ही लगा कि ये 3 चैप्टर्स की वेटेज 30 से 40 नंबर की है। इन 3 में से ये 2 सफ़े का चैप्टर है और बाकी दरमियाने चैप्टर्स हैं। तो अगर आपको ये पता लग जाए कि 12-13 सफ़े या 13-14 सफ़े करने से आपके 30 से 40 नंबर पक्के हो रहे हैं, तो फिर होता ही है कि बंदा फिर उनको ज्यादा अच्छा तैयार करता है। लेकिन इनको ज्यादा अच्छा तैयार करता है बोला है, इनको ही तैयार करता है नहीं बोला। शॉर्टकट्स नहीं, फोकस्ड। ठीक है 1, 2 तकलीफ ज्यादा है, एफर्ट ज्यादा है, ज्यादा मार्क्स नहीं है, ओके मैं थोड़ा सा लेस कर दूंगा अपनी तैयारी बाकियों को तैयार करते वक्त, और जब सारे तैयार हो जाएंगे तो मैं 1, 2 को भी टाइम दे दूंगा ज्यादा। लेकिन 1, 2 छोड़ना कहीं से भी अक्लमंदी नहीं है। अगर किसी भी वक्त आपका दिल करे एक आध चैप्टर छोड़ने का, तो कम से कम मेरे उस चैप्टर के क्रैश कोर्स की वीडियो एक दफा दोबारा सुन लीजिएगा। कम से कम जहन में बातें आई हुई हो, कोई लॉजिकल सवाल, कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसमें कुछ ना कुछ लिख सके। एब्सोल्युटली नहीं छोड़ के जाना। इधर आते हैं तो यहाँ 20 से 25 और ये 20 से 30 नंबर। मुझे नहीं समझ आता है कि अपने हमारे सिलेबस के साथ किया क्या है। ये 4-4 सफ़े के चैप्टर्स हैं और इसमें से भी चैप्टर 7 की तरफ बहुत ही कम उनका ध्यान जाता है। ये बहुत पसंद है उन्हें। गिनती के जो 2-3 चैप्टर जहां से प्रॉपर लॉजिकल सवाल आते हैं, चैप्टर 10 उन्होंने उसमें रखा हुआ है कि यहाँ पे हम बच्चों को आगे तकलीफ देंगे। छोटा सा चैप्टर है लेकिन आईकैप का पैटर्न ऐसा बन गया है कि वो बच्चों को अच्छा खासा इसमें टॉर्चर दे रहा है। वो लोग जो खासतौर पर पास पेपर्स नहीं करके गए होते, उन्हें समझ ही नहीं आता कि आईकैप ने सवाल किस तरह से घुमा देगा। तो आईकैप यहाँ बदला लेता है कि इतने से नंबर के लिए इतनी ज्यादा ग्रेड, 20 से 25 नंबर लेने के लिए सिर्फ 7-8 सफ़े या 8-9 सफ़े, और उसमें से भी एक चैप्टर में से तो रट्टा आ रहा है चैप्टर 7 से। तो फिर सारा गुस्सा निकलता है चैप्टर 10 पे। इधर अगर हम देखें तो 8 बहुत मजेदार लॉजिकल है, 4 छोटा सा चैप्टर है, समझ भी आ जाता है। डायरेक्टर सारा ज्यादा बड़ा चैप्टर है और उसमें क्रैमिंग वाली बातें काफी सारी हैं। ये मिला के वेटेज 20 से 30 नंबर की बन जाती है। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सेल की शीट पे सजाने की कोशिश करें, पिछली 7 अटेम्प्ट्स का एनालिसिस करने की कोशिश करें, तो ग्रेड ए 15% से 20% आईकैप ने बोला, 17, 13, 13, 17.5, 10.5, 10, 18, ऑन एवरेज 14% यहां से पूछा। जितना इसको ग्रेड दी थी उतना भी औसतन नहीं पूछा। आप ये देखिए ना, 3 दफा बल्कि 4 दफा आउट ऑफ 7 वो 15% से भी नीचे गिर गए और ग्रेड में है चैप्टर 4। तो किस काफिर का दिल नहीं करेगा छोड़ने का? हर बंदे का दिल करेगा यार छोड़ो, इतनी मुशक्कत के बाद मिलने 13 नंबर है, ये तो अकेला 17 दे देगा एक चैप्टर। तो फिर लोग इसको तैयार करते हैं और उसको छोड़ देते हैं। अप्रोच ये नहीं होनी चाहिए था, अप्रोच ये होनी चाहिए थी इसको बहुत अच्छा तैयार, इसको थोड़ा सा हल्का तैयार। अगेन जब इस इंडिविजुअल उसके अंदर भी देखें तो आपको नजर ही आता है कि तकरीबन बराबर बराबर के नंबर्स हर चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। तो अगर 1 और 2 से भी तकरीबन उतना ही पूछना है जितना 5 और 6 से पूछना है, तो भाई 5 और 6 को ज्यादा अच्छा तैयार ना कर लें पहले, जो हैं भी छोटे। 5 बेचारा 2.25 सफ़े का चैप्टर है, प्रोस्पेक्टस 4 सफ़े का चैप्टर है। तो अगेन हमने प्रेफरेंस डिफाइन करनी है कि हमने कम मेहनत और ज्यादा मेहनत किस तरह से करनी है। ये नहीं डिफाइन करना कि क्या छोड़ना है और क्या कर देना है, हमने करना सब कुछ है।
सेकंड ग्रेड 20 से 25% की ICAP ने। चैप्टर 7 मॉर्गेज एंड चार्जेस, चैप्टर 10 इन्वेस्टमेंट्स। तो अगर आप देखें तो 5.5 16, 1 13, 10 10, बड़े से बाद मोहब्बत आई 1 23, 9 23, 12 13, 4 20, यानी कि 42.5 और 118, 17% ऑफ टोटल किताब चैप्टर 10 से सवाल पूछ रहा है क्या? बहुत ही पसंद है। और अगर आप देखिए पिछली 5 अटेम्प्ट्स तो 23 23, 10 13, 16, तो ये चैप्टर उन्होंने मार्क किया हुआ है कि यहां से वो थोड़ा सा तकलीफ देंगे चैप्टर नंबर 10 से। अगेन डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव और ये वाला चैप्टर देखेंगे तो इन तीन की मिला के जो ग्रेड ICAP ने की थी 20 से 30%, और ऑन एवरेज पूछ रहा है ऑन एवरेज 26%। विद इस अटेम्प्ट में 23 था तो उससे पीछे 34, 29, 31, पिछली 3 अटेम्प्ट्स में उसने 30 को या क्रॉस किया या 30 के करीब रहा है। इस अटेम्प्ट में उसने हाथ हल्का रखा, कुछ और जगह स्प्रेड किया, तो समहाउ कहीं ना कहीं वो अपनी ग्रेड के करीब करीब जो ग्रेड उसने दी हुई है उससे थोड़ा बहुत 2-3% प्लस माइनस कर रहा है। ग्रेड डी 15% से 20%, रीसेंट 20, 22, 20, 12, 16, 28, वेटेड एवरेज 19। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां 2 चैप्टर्स की ग्रेड थी 15 से 20% की, वहां ऑन एवरेज 19 पूछ रहा है, और जहां 4 की ग्रेड थी वहां 14 पूछ रहा है। और अगेन वही वाली बात है कि अगर इसमें भी हम देखें तो इन 2 में से 8% पूछ रहा है, जो कि अच्छे खासे बड़े चैप्टर्स हैं। यानी इन 2 चैप्टर्स को मिला के एक तरफ करते हैं तो 5-6 चैप्टर्स इसके अंदर समा सकते हैं। देन जो अकेला चैप्टर है 15 से 20% कहा था, 18.5, 17, 18, 15, 15.5, 20, उसने 15 से नीचे जाने की भी कभी कोशिश नहीं की। ऑन एवरेज 17% वहां से पूछ रहा है। इसका मतलब ये है कि कुछ एरिया पे फोकस उनका जरूरत से ज्यादा है और कुछ पे थोड़ा सा कम है। जहां जरूरत से ज्यादा फोकस है वहां हमने थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट करनी है, और जहां कम फोकस है कह दें छोड़ देना है, छोड़ना ही नहीं है, अपना बना के छोड़ना है। समझते हैं अपना बना के छोड़ना? नहीं, पर्सनल तो तब हो जब अपना बना के छोड़ दें। अपना बना के छोड़ नहीं देना, अपना बना के छोड़ना है। अच्छा, वो क्या बात कर दी आप लोग, पता नहीं किस तरफ निकल गए। ये डिपेंड करता है कि वक्फा कहां लिया गया है। अपना बना के छोड़ देना या अपना बना के छोड़ना, ये बना के पे जोर है या छोड़ने पे जोर है? तो सीलो को अपना बना के छोड़ना है, तो अपना बना के छोड़ नहीं देना, अपना बना के छोड़ना है। तो आपके जहन में वो अपना बना के छोड़ने वाला पता नहीं वो कौन सा मामला है। ठीक है, माजी बड़ा जालिम होता है, बंदे को प्रोग्रेस ही नहीं करने देता। निकल आए माजी से, हमारा भी तो कसूर है ना, उसके पीछे भागते हैं जिसने आना ही नहीं। FR2 सारी मोहब्बत FR2 से की, बेवफा सब्जेक्ट। CMA को टाइम दिया, जालिम पास ही नहीं हुआ। और जो बुला रहा था कि भाई मैं तैयार हूं, तुम एक दफा मुझे पढ़ो, मैंने पास हो जाना है, तो हमारा भी तो प्रॉब्लम है ना। हम भी तो जो अच्छा महबूब है उससे मोहब्बत नहीं कर रहे, हम भी तो संगदिल के पास जा रहे हैं ना जलील होने के लिए बार बार। तो बस मोहब्बत आप सही जगह पे करें, मोहब्बत उससे मत करें जिससे आप मोहब्बत करते हैं, उससे करें जो आपसे मोहब्बत करता है। सीलो आपसे मोहब्बत करता है, जलील नहीं कराएगा। CM में आपसे हरगिज मोहब्बत नहीं करता, हमेशा जलील कराएगा। ठीक है जी, ये मोटिवेशनल सब्जेक्ट है। इन्होंने कहा रिजल्ट वाले दिन मोटिवेशन देता है, पास हो जाता है। यस, ये पास हो जाता है, यकीन माने उन लोगों का जिन्होंने पढ़ा होता है, लेकिन ये खुद ब खुद पास नहीं होता। वरना रिजल्ट वाले दिन रिजल्ट देख के जुमला ज़हन में आ रहा होता है, इतना आसान है कि फेल हो जाता है। तो बस अब ये काम नहीं करना। वापस आते हैं, चीजें बहुत रोमानी साइड पे चली गई थी। सुपर इंपॉर्टेंट 4 चैप्टर लें जी। आपकी पिछली वाली स्लाइड पकड़ी और जो आपके दिमाग में फतूर आ रहे थे कि अच्छा इधर से ये है मैं, इधर से ये है मैं, तो इससे पहले कि आप गलत तरीके से सोचते अपने तरीके से, उसको हम पहले से बना दें। 4 चैप्टर 12, 10, 11 और 8, यानी 8 से लेके 12 तक, सिर्फ 9 ही तो मिस किया है। तो आई कैन ऑलवेज से कि चैप्टर 8 से लेके 12 तक ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ऑन एवरेज
60% ऑफ पेपर, यानी अगर हम 3 ग्रेड बनाते हैं 60, 20 और 20, 4 चैप्टर से 60% ऑफ द पेपर आ रहा है। इन 4 चैप्टर्स की अगर इस लेवल की ग्रिप हो कि इस 60 में से 40 ले लिया जाए तो कितना मजेदार बात है। और सीलो में 40 नहीं 50 भी लिया जा सकता है, इसमें मैथमेटिकल मार्क्स होते हैं। बीलो में फिर नंबर ज्यादा कट जाते हैं, सीलो में सवाल ही ज्यादातर ऐसे होते हैं जो नंबर दे रहे होते हैं। अच्छा, इन 4 में देखते हैं कि मुश्किल चीज क्या है। वाइंडिंग अप बहुत मजेदार है, आसान है, और चूंकि इंपॉर्टेंट है तो ये अच्छा तैयार हो जाता है। इन्वेस्टमेंट डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट छोटा है लेकिन टेक्निकल है, पास पेपर्स पे अच्छी ग्रिप करने से ये भी हैंडल हो जाता है। अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न दरमियाने साइज का चैप्टर है और सिर्फ क्रैमिंग है। मीटिंग एंड रेजोल्यूशन बहुत प्यारा, बहुत लॉजिकल, बड़ा मजेदार प्रैक्टिकल सेंस वाला चैप्टर है। तो इन सब में वो भयानक चैप्टर्स नहीं है 1 2 3, उनको छोड़ के हमने आइडेंटिफाई किया है कि ये 4 चैप्टर्स में से 60% पेपर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। मॉडरेटली इंपॉर्टेंट 3 चैप्टर, इन 4 के बाद दरमियाने इंपॉर्टेंट डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, मॉर्गेजेस एंड चार्जेस, यानी वो जो दरमियान वाली ग्रेड में जो बच गए थे वो इसमें आ गए। वो जो दरमियान वाली 2 ग्रेड्स थी, वो जो बड़ी ग्रेड थी, स्लाइटली लेस इंपॉर्टेंट, स्लाइटली थोड़े से, सिर्फ थोड़े से कम, और वर्ड इंपॉर्टेंट यहाँ भी मौजूद है। 5 चैप्टर्स, जिसमें से अगर हम देखें तो मतलब अब आप ये देखें ना, फर्ज करें यहाँ पे खड़े हुए आपने देखा कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में से 2 नंबर का सवाल आया, 1 नंबर का आया, 0 नंबर का आया, 8 नंबर का आया, 3 नंबर का आया, 2 नंबर का आया। आपने चैट जीपीटी को एनालिसिस दिया, उसने कहा ये कोई करने वाला चैप्टर है, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो, 11 नंबर का सवाल आ गया। तो कभी भी ट्विस्ट आ सकता है, यानी आप ये नहीं सोच सकते कि जी इस दफा, आप बहुत सारे लोग देख के खुश हो रहे हैं, इस दफा आगे अगली दफा नहीं आएगा या अगली दफा कम नंबर के लिए आएगा। भाई उनकी अपनी मर्जी है, वो कभी भी लगातार ज्यादा नंबर के लिए पूछ लें, कभी भी। ये देखे ना, थोड़ा पूछ रहे थे, लोगों ने हल्की तैयारी की, अचानक से 16 नंबर का पूछ लिया। लोगों ने इस दफा बहुत अच्छा तैयार किया, 5 नंबर का पूछा। लोगों ने कहा ये फिर से बढ़ाएंगे, बहुत अच्छा तैयार किया, 0 नंबर का पूछ लिया, तो फिर 9 नंबर का पूछ लिया। अब उन्होंने देख लिया पैटर्न क्या है, एक दफा कम ज्यादा, कम ज्यादा, ज्यादा तो नहीं बेचारा कम है, फिर ये ज्यादा, तो उन्होंने सोचा अब 0 की बारी आने वाली है, 2 की, 8.5 पूछ लिया। तो कोई मैथ नहीं है, कोई साइंस नहीं है। आप भले चैट जीपीटी को देके कहते मुझे इसमें पैटर्न निकाल दो, कोई पैटर्न नहीं है, सिर्फ एक ही पैटर्न है। कुछ अहम चैप्टर हमेशा बहुत अच्छे नंबर के लिए आ रहे हैं और कुछ और चैप्टर्स हैं जिनमें मिक्सिंग हो रही है, इससे ऊपर कोई पैटर्न नहीं है। तैयारी सब करनी है, कुछ थोड़ी ज्यादा अच्छी करनी है और कुछ थोड़ी दरमियानी से भी काम चल सकता है। परसेंटेज आपको पता है, 15% एमसीक्यूज और 85% सब्जेक्टिव। और मेरे ख्याल में बीलो जिन्होंने किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो उनको इसके ऊपर ज्यादा डिटेल देने की आई गेस जरूरत नहीं है। सवाल किस तरह के आते हैं, 3 तरह के सवाल होते हैं जिनको मैं अपने तौर पे सादा देसी अल्फाज में भी लिखता हूँ। यानी अगर हम बहुत ही विलायती अल्फाज में बात करें तो नॉलेज बेस्ड, सीम्स लॉजिकल और लॉजिकल। लेकिन अगर मैं इसको सादा स्टूडेंट की भाषा में बात करूं, रट्टे वाले सवाल, दिखता लॉजिकल है मगर होता रट्टे वाला है, वाकई लॉजिकल। क्लियरली 30 से 40% ऑफ द पेपर नॉलेज बेस्ड सवाल आते हैं, प्योर रट्टे वाले सवाल। 2-3 अटेम्प्ट गुजर गई हैं, मैं हर दफा देखता हूं कि उन्होंने पूरा ना मैथ चलाई होती है, पूरी की पूरी। 34 आउट ऑफ 85 मार्क्स, 34 पूरे 34 यानी 40%। 100% सीधे सीधे 1-1.5-2 लाइनों के प्योर रट्टे वाले सवाल होते हैं, जिसमें कोई करेक्टर नहीं होता, कोई खास वो नहीं होता, बस लिस्ट डाउन ये, डिफाइन ये, एक्सप्लेन ये, फलाना रूल्स, फलाना चीजें। 30 से 40% मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन 40% आई कैप पिछली 3 अटेम्प्ट से इंश्योर कर रहा है। पूरे हर दफा गिन के हैरानगी होती है कि इसने पूरे 34 नंबर पूरे किए हैं 85 में से। सीम्स लॉजिकल, सिनेरियो बड़ा सा बना हुआ होगा और सिनेरियो के अंदर आप खोते जा रहे होंगे और अल्टीमेटली आहिस्ता 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 एंड पे अचानक से पता लगेगा कि सवाल तो रट्टे वाला था।
आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है कंपनी सेक्रेटरी के तौर पे, ऑर्गेनाइजेशन वाले साल के एंड पे अपने अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं, अकाउंट्स क्लोज करते हुए साथ में वो सोच रहे हैं कि एक डायरेक्टर रिपोर्ट भी बनाए, तो कंपनी के एक डायरेक्टर ने बड़ी तशवीश का इजहार किया है। उसने कहा जी हम तो लिस्टेड कंपनी है और मैंने सुना है कि लिस्टेड कंपनियों को तो डायरेक्टर रिपोर्ट में भी बड़ी सारी अहम बातें करनी होती हैं, तो ऐसे में वो आपके पास आए हैं और आपसे एडवाइस लेना चाह रहे हैं, लिस्ट डाउन कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट। मतलब सारा जो माहौल बनाया था उसको उठा के कचरे में फेंक दिया। जब आपको लगने ही वाला था कि ये बहुत लॉजिकल सवाल है, अचानक से उन्होंने जो है ना वो औकात दिखा दी कि भाई रट्टा चाहिए तुमसे। अब चूंकि ऊपर एक बड़ा सा सिनेरियो बनाया था तो उस सिनेरियो का थोड़ा सा एहतराम करना है, बहुत ज्यादा एहतराम नहीं करना। असूलन वो रट्टे वाला सवाल है, लेकिन मैं फिर भी एक और कैटेगरी बना रहा हूं, सीम्स लॉजिकल। सबसे ज्यादा सीलों में जो पेपर में सवाल आते हैं वो सीम्स लॉजिकल वाले आते हैं। तो आई कैन इजीली से कि अगर मैं पेपर के 75 को साइड पे कर दूं तो वो या रट्टा या तकरीबन रट्टा होता है, और 25 या 25% से कम प्रॉपर लॉजिकल होता है। जो बी लॉ के प्रॉपर लॉजिकल सवाल होते थे ना, ए ने बी के साथ ऐसा किया और ये ऐसे हुआ आप बताओ कौन गलती पे है, अच्छा बताओ पेनल्टी ठीक है या नहीं है, तो हम वकीलों की तरह बहस करते थे, लॉ पे बात करते थे। यहाँ वो सवाल बहुत कम है, तो यहाँ बी लॉ वाली अप्रोच कम चलती है और सी लॉ वाली ज्यादा चलती है। सी लॉ इज मोर अबाउट क्रैमिंग एंड लेस अबाउट लॉजिक। बी लॉ इज वेरी मच अबाउट लॉजिक एंड वेरी लेस अबाउट क्रैमिंग। तो अगर बी लॉ की आपकी एक अप्रोच बनी हुई और हर सवाल को बहुत लॉजिकल सेंस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। सी लॉ का सवाल दिखने में भयानक होता है, लेकिन अब आप इसे गौर से देखना शुरू करते हैं तो वो आसान होता है। अब ये 3 तरह के सवाल अगर पेपर में ये 3 तरह के सवाल नजर आते हैं तो उनको करना कैसे है जी? सर ये जो सीम लॉजिकल वाला क्वेश्चन है, हमने एक डायरेक्टली वो अब अगेन इन्होंने कहा सीम्स लॉजिकल वाले में अब क्या करना है, डायरेक्ट लिख देना है। अब एग्जैक्टली हम यही बात करने लगे हैं कि इन तीनों सवालों के साथ करना क्या है। सबसे पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, नॉलेज बेस, रिटेंशन रिक्वायर्ड है। इसके लिए जो कोर स्किल है वो क्या है? रिटेंशन, रट्टा, लिस्ट डाउन द कंटेंट ऑफ फलाना, एक्सप्लेन फलाना, डिफाइन प्रोस्पेक्टस। सीधा सीधा मत्थे पे देके सवाल मारा, ना कोई स्याको सबाग, ना माहौल बनाया, आप सेक्रेटरी हो, आप फलाना हो, एबीसी कंपनी फलाना, सीधा सवाल। तो सिंपली राइट द आंसर फ्रॉम योर नॉलेज बेस, बस। कोई एहतराम करने की जरूरत नहीं है, कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। इवन अगर उन्होंने कहा है कि फॉर एग्जांपल एक लाइन का सवाल है, लिस्ट डाउन द कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट फॉर लिस्टेड कंपनी, तो ये हेडिंग देने की भी दोबारा जरूरत नहीं है कि मैं क्या लिख रहा हूं, सिंपली आपने उसके कंटेंट्स लिस्ट डाउन कर दिए। डिफाइन प्रोस्पेक्टस, आपने डेफिनेशन दे दी। सीधा सवाल सीधा जवाब, कोई स्पेसिफिक पैटर्न रिक्वायर्ड नहीं है, कोई माहौल नहीं बनाना, कोई आपने जवाब सजाना नहीं है। सीधा सीधा उन्होंने आपसे सवाल पूछा, आपने सीधा सीधा जवाब दे देना है। फॉर एग्जांपल अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 ब्रीफली डिस्क्राइब द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बॉडी कॉर्पोरेट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताओ, बॉडी कॉर्पोरेट बताओ, आपने दोनों की डेफिनेशन दे दी, खत्म कहानी। अभी नहीं कहेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट या अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट फॉलोइंग आर द 2 डेफिनेशन फॉर योर पर्पस, और पहली डेफिनेशन और फिर दूसरी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हेडिंग देके उसकी डेफिनेशन लिख दी, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन उसकी लिख दी। Under provision of Companies Act briefly describe the circumstances in which company would be considered as a holding company of another company. आप कहेंगे एक कंपनी दूसरे की होल्डिंग इन 2-3 शर्तों से बन जाती है, खत्म कहानी। तो बहुत ज्यादा उसमें जो आपने किताब से याद किया हुआ था एज इट इज लिख देना है। तो पेपर का 40% आपने ये काम करना है। पास होने के लिए 50 चाहिए होते हैं। आई बिलीव इस 40 में से 35 नंबर लिए जा सकते हैं। विद अ गुड क्रैमिंग आप लॉजिकल या सीम लॉजिकल सवालों में एंटर होने से पहले ही पेपर पास कर चुके होते हैं। पेपर में एमसीक्यूज भी होते हैं और सब्जेक्टिव सवाल भी होते हैं। जो सब्जेक्टिव के साथ करना है वही एमसीक्यूज के साथ करना है। प्रॉब्लम क्या है, जब वो एमसीक्यू बनाते हैं तो वो चाहते हैं कि डिफिकल्टी लेवल हो, तो एमसीक्यू में भी वो यही काम करते हैं कि 40-60 की रेशो रखते हैं। 40% नॉलेज बेस और 60% लॉजिकल। अब ये जो लॉजिकल होता है सीम्स लॉजिकल नहीं होता, ये वाकई लॉजिकल होता है। तो आपको 15 में से तकरीबन 6-7 ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज मिल जाएंगे, सीधे सीधे रटे वाले, और बाकी आपको जो रिमेनिंग 9 के करीब बच गए, 8-9 एमसीक्यूज, वो होंगे लॉजिकल। 1 नंबर का सवाल होगा, आप सवाल पढ़ेंगे, दिमाग घुमाएंगे, एक जवाब सोचेंगे, कुछ डेट कैलकुलेट करेंगे, फिर जवाब तक पहुंचेंगे, जवाब लगाएंगे और उसके बाद भी कंफ्यूज रहेंगे और आपने 5-6 मिनट लगा दिए होंगे एमसीक्यू पे। ये 9 एमसीक्यूज आपका आधे से पौना घंटा खा सकते हैं। तो इनके साथ वही करना है जो लॉजिकल सवालों के साथ करना है। एंड पे आपने पेपर स्टार्ट किया,
रीडिंग टाइम 15 मिनट जो रीडिंग टाइम है उसमें असेस किया कि ये पेपर में सीधे सीधे सवाल कितने आए हुए हैं, उनको हाईलाइट करके रख लिया। जो लॉजिकल है आपने कहा इनको मैं पढ़ूंगा ही तब जब कम से कम मैं पहला 1 घंटा गुजार के अपने रट्टे वाले सवाल तो लिख चुका हूंगा। वक्त पढ़ने पे टेंशन ली जाए ना, वक्त पढ़ने से पहले टेंशन क्यों ले? पहले जो सीधे सीधे सवाल है आपने 15 मिनट में पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि ये रट्टे वाले हैं और ये थोड़े से लॉजिकल लग रहे हैं, और फिर जो टाइम बचा आप गए एमसीक्यूज में, और एमसीक्यू में जो सीधे सीधे एमसीक्यू नजर आए उनको सॉल्व करना शुरू कर दिया। लेड पेंसिल से ही एक टिक्शा लगा लिया अपने क्वेश्चन शीट पे कि जैसे मेरे पास आंसर शीट मिले मैं फौरन से ये तो वहां पे लिख दूं। तो पहले 15 मिनट में अगर आपने एक दफा पेपर को देख के असेस कर लिया और अपने सब्जेक्टिव और अपने लॉजिकल और रट्टे वाले सवाल सेग्रीगेट कर लिए, और नंबर 2 आपने एमसीक्यूज में से रट्टे वाले एमसीक्यूज कर लिए, तो ओके आपने अपना टाइम बचा लिया उन 6 सवालों के। अब ये कैसे पता लगेगा कि सवाल जो है वो था रट्टे वाला है या लॉजिकल? आसान सी निशानी होती है, किरदार। जो लॉजिकल एमसीक्यू होता है ना उसमें कोई एबीसी कंपनी होगी, कोई मिस्टर इखलाक होंगे, कोई मिस्टर तफैल होंगे, कोई मिस्टर एक्सवाईजी होंगे, कुछ इंसान, इदारे, कंपनी, इनके नाम होंगे। और जिस एमसीक्यू को पढ़ते हुए आपने कोई कंपनी, किरदार, इंसान नजर नहीं आ रहा, वो रट्टे वाला एमसीक्यू होगा। ये बड़ी सिंपल सी निशानी है। आप एमसीक्यूज पे जाके ना अभी रीसेंट पेपर के एमसीक्यूज खोल के देखिएगा तो आपने पहले देखना है कि कौन सा एमसीक्यू में सामने सामने किसी इदारे, इंसान का नाम नजर नहीं आ रहा, वो रट्टे वाले एमसीक्यूज होंगे। वो करके आप साइड पे रखते हैं। बाकी एमसीक्यू से आप वादा करेंगे देखो मैं तुम्हारे पास आऊंगा अगर वक्त बचा तो। इंटरेस्टिंगली एक तरफ 8 नंबर का सवाल हो एंड पे और एक तरफ ये 8 एमसीक्यूज हो। ये 8 एमसीक्यूज आपके 30 से 40 मिनट खा जाएंगे। वो 8 नंबर का सवाल तकरीबन 20 मिनट में हो जाएगा। तो इस वक्त भी शायद वो पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू 1 नंबर के लिए जितनी तकलीफ दे रहा है ना वो उतना वर्थ इट नहीं है। आप जरूर उसे करें लेकिन पेपर के एंड पे अगर टाइम बचे, और अगर टाइम ना बचे तो शुक्र अदा करें कि मैंने गलत जगह पे टाइम नहीं लगाया, मैंने सही जगह टाइम लगाया। तो थ्योरी को पढ़ा, थ्योरी के वो कर लिए, फर्स्ट आवर पेपर का स्टार्ट हुआ। कोशिश ये करें कि इस आवर में या इस आवर और मजीद 15 मिनट में अपने रट्टे वाले सवाल सारे कर दें। जो आपने याद किया होता है ना, आप बस सवाल देखते हैं और लिखना शुरू हो जाते हैं। आई स्ट्रांगली बिलीव कि आप तकरीबन 50 मिनट में सारे रट्टे वाले सवाल लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी 1 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट भी रख लें, कोई मसला नहीं। फिर तलाश करें सीम्स लॉजिकल सवालों को, बड़े बड़े सिनेरियोज। अब आपने क्या करना है, रिक्वायरमेंट्स पढ़नी है हर किसी की। रिक्वायरमेंट से थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि रिक्वायरमेंट जो बात कर रही है वो कई दफा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होती है। अब ये दूसरी तरह के सवाल के साथ क्या करना है, पहला सवाल समझ आ गया? सीधा सीधा जो दूसरी तरह का सवाल है इसमें फॉर एग्जांपल पीछे आपने सवाल पढ़ा, अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट ब्रीफली डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच अ कंपनी वुड बी कंसीडर्ड एज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ अनदर कंपनी। इस बार मेरे पास इससे मिलता जुलता सवाल है डिफरेंट अल्फाज के साथ। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट लिस्ट द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच महकूम लिमिटेड मे बी डीम्ड टू बी सब्सिडियरी ऑफ, ये नहीं बोला इन विच वन कंपनी कैन बी सब्सिडियरी ऑफ अनदर। 2 किरदार बोलती है, 2 नाम बोलती है। जवाब इसका भी वही है, वही 3 शर्तें, 2 शर्तें, लेकिन इसका जवाब लिखते हुए थोड़ा सा क्राफ्ट करना है। गिव अ सिंपल रेफरेंस ऑफ द क्वेश्चन, कॉपी पेस्ट फ्रॉम द वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन और देन लिख द रिटेंशन रिक्वायर्ड। आपने क्या करना है, आंसर लिखते हुए ऊपर की 3 लाइनें खाली छोड़ी और नीचे वो 3 शर्तें लिख दी जो आपने याद की हुई होल्डिंग सब्सिडियरी वाली, लिख दी, रटअप हो गया पूरा। अब सवाल की इंग्लिश उठा के जवाब पे सजाया। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट लिस्ट द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच मैकूम लिमिटेड मे बी डीम्ड टू बी सब्सिडियरी ऑफ, फॉलोइंग आर द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच मैकूम लिमिटेड मे बी डीम्ड टू बी सब्सिडियरी ऑफ हाकिम लिमिटेड। आपने उनको सजा के दे दिया। अगर आपने सिर्फ जवाब लिखा होता तो उनको सारा लगता कि भाई हमने महकूम हाकिम बीच में ऐड किए, इनका जिक्र ही नहीं किया, यूजर ने रेफर ही नहीं किया इनको। तो आपने आंसर लिखा हुआ है लेकिन आपने शुरू में यहां से रेफर कर देना है। चल मैं सीम लॉजिकल एक और तरह का सवाल दिखाता हूं। एट द रिक्वेस्ट ऑफ कैल्शियम लिमिटेड the court has at the request of Calcium Limited's creditor, the court has appointed Haider Ali as the provisional manager and issued an order regarding his appointment to all relevant parties. एक बंदे को liquidator बनाया और उसकी अपॉइंटमेंट तमाम पार्टीज को बताती है। In compliance with court order, CL is required to furnish a statement of affairs. कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में CL को एक statement of affairs बना के देनी है among other information to Haider Ali. In light of provision of Companies Act 2017,
सांस लेना है, वो कहने मजाक कर रहा था, कैमरे को देख के हाथ हिलाएं, रट्टे वाला सवाल था। लिस्ट 7 पर्टिकुलर दैट सीएल इज रिक्वायर्ड टू इंक्लूड इन द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। यानी पीछे आपको सिर्फ दिमाग खराब किया आपका, आपने इतना मोटा सिनेरियो देखा, आपने कहा लॉजिकल सवाल है बाद में करूंगा, हालांकि वो रट्टे वाला सवाल था। अब मैं उसे ना रट्टे वाला सवाल कह रहा हूं ना लॉजिकल कह रहा हूं, मैं उसे कह रहा हूं सीम्स लॉजिकल है, रट्टे वाला दिखता लॉजिकल है। क्या करना था हमने, एहतराम करना है, सिंपल रेफरेंस सवाल में से देने और पहले रिटेंशन। तो शायद आप इधर से इंग्लिश बनाने लगे तो ऐसा ना हो कि आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के साथ कंटेंट भूल जाए। दिल होता है ना कि जो रट्टा वो तो फौरन से सजा दें सामने, तो 3 लाइनें खाली छोड़ी, 3-4 लाइनें और नीचे वो 7 कंटेंट लिखती है। अब सवाल की तरफ आए, इंग्लिश इसी ने दी हुई होगी आपको। In the provision of Companies Act, list 7 particular that CL is required to include in the statement of affairs. Following are the as per the provision of Companies Act, following are the 7 particular that CL is required to include in the statement of affairs. उन्होंने करेक्टर दिया था कि सीएल और सीएल को एक प्रॉब्लम है, बताओ सीएल क्या करे। अब आप जवाब कैसे शुरू कर रहे हो, तुम्हारे सीएल को मैं ये मशवरा दूंगा कि वो ये 7 बातें लिखे। एहतराम पूरा हो गया। सम टाइम इस रेफर करने का एक नंबर होता है। अगर आपने सिर्फ रट्टा लिख दिया तो वो कहेंगे कि बच्चे ने रट्टा लिख दिया लेकिन मेरे सिनेरियो से रिलेट नहीं किया। हालांकि भाई तुम्हारा सिनेरियो भी तो थका हुआ था, तुमने कौन सा को बहुत ज्यादा लॉजिकल बात की थी, लेकिन उसको है कि भाई मैंने अगर एक सवाल है खास तरीके से ड्राफ्ट किया है तो बच्चा जवाब भी तो ड्राफ्ट करे। तो आपने पहले रट्टा लिख दिया, ऊपर की 2-3 लाइनों में उन्हीं के सवाल से उठा के अल्फाज बदल के लिख दिए। बात कुछ कुछ समझ आ रही है? सबसे ज्यादा मेजॉरिटी सवालों की ये वाली है। जब भी एक चैप्टर खत्म होगा, जाहिर है पर इतना टाइम नहीं है कि हम एक चैप्टर भी करें फिर उसके पास पेपर्स भी करें, तो पास पेपर की वीडियो आपको मिलेगी और उस वीडियो में मैं हर सवाल के ऊपर मेंशन कर रहा हूँ ये टाइप 1 सवाल है, ये 2 सवाल और ये 3 सवाल है। टाइप 1 का मतलब है प्योर रट्टा, टाइप 2 का मतलब है सीम्स लॉजिकल, टाइप 3 का मतलब है बाकी लॉजिकल। आपको हैरत होगी पूरे चैप्टर्स में से एक आध सवाल के ऊपर टाइप 3 लिखा जा रहा होगा। मेजॉरिटी या टाइप 2 है या टाइप 1 है। तीसरी तरह का लॉजिकल सवाल, आपकी ओपिनियन रिक्वायर्ड होती है। यहां पे मुझे बहुत ज्यादा एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, आप बीलो में ये काम करते आए हैं। आपने जवाब को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना होता है। पहले आप बताते हैं कानून क्या कहता है, फिर आप उस सिनेरियो के ऊपर तबसरा करते हैं कि यहाँ एलेक्स ने बीटा के साथ ऐसा किया, फलाना हुआ, और नीचे अपना जवाब दे देते हैं कि मेरे ख्याल में ये चीज ऐसे है या ऐसे है। तो मैं इसकी गहराई में इस वक्त नहीं उतर रहा, क्योंकि आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये वाली चीज आप लोगों ने बी लॉ में काफी प्रैक्टिस की हुई है। तो बस आपने लॉ बताना है, सिचुएशन से रिलेट करना और रिकमेंडेशन। लॉ बताते हुए फिर रट्टा काम आएगा। सिचुएशन से रिलेट करने वाला पोर्शन खाली छोड़ दिया और एंड पे रिकमेंडेशन में सवाल के अंदर से बताओ ये जो कंपनी सेक्रेटरी नबील ने हरकत की थी वो वैलिड थी या नहीं थी। तो आप कहेंगे हाँ जी, नबील कंपनी सेक्रेटरी ने जो हरकत की थी वो वैलिड थी। दरमियान में आपने डिस्कशन ऑफ द सिनेरियो में से सवाल के अंदर से कुछ की फैक्ट उठा के लिख देने हैं। यहाँ नबील ने ये मशवरा दिया था, यहाँ ये इस तरह से हो रहा था, यहाँ ये इस तरह से हो रहा था। लेकिन अगेन मैं टाइप 3 के ऊपर ज्यादा बहस नहीं कर रहा। एक तो ये टाइप है भी बड़ी कम, और दूसरा इसकी आपकी बड़ी तूफानी प्रैक्टिस बीलो में ऑलरेडी हुई हुई होती है, अगर मैं ये अजम्पशन ले सकता हूँ। ठीक है, स्टिल उन वीडियोस में टाइप 3 सवाल आएगा तो मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सीलो क्रैश कोर्स, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द कोर्स इन स्मार्टेस्ट टाइम? क्या रिक्वायर्ड है? अकल, शऊर, बहुत हाई इंटेलिजेंट होना, फोकस, कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन। जो चल रहा फोकस से चलता रहे। ऐसा ना हो कि चौथे दिन आके कहें कि खामखा सीलो को टाइम दे रहा हूं, FR2 हाथ से स्लिप ना हो जाए। डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। स्पार्क होना चाहिए, आपकी आंखों में चमक होनी चाहिए। मोटिवेशन नाम की चिड़िया समझते हैं? मोटिवेशन किसे कहते हैं? क्या डिसिप्लिन को मोटिवेशन कहते हैं? डिसिप्लिन इज अ पार्ट ऑफ मोटिवेशन। व्हाट इज मोटिवेशन? वो बंदा तो जी बड़ा मोटिवेट हुआ हुआ है इस वक्त। दो इंसान, एक जैसा इल्म, एक जैसी तालीम, एक जैसे हालात रखने वाले, एक मोटिवेटेड होता है, एक मोटिवेटेड नहीं होता। दोनों में क्या फर्क होता है? वो अपने काम को बेहतर कर रहा होता है, वो वैसे ही कर रहा होता है जैसे डे 1 पे कर रहा होता है। मोटिवेशन एक एक्स्ट्रा डिजायर है।
एक हीरो को मूवी के एंड पे खूब फेंटी चढ़ती है, 15-20 विलन उठ के उसे जाप टिका के मारते हैं, और उसके बाद जो मेन विलन है उसने 6 गोलियां भी चला दी होती हैं, उसकी आंखें तकरीबन बंद हो रही होती हैं, बंद होती हुई आंखों में अचानक से माँ का चेहरा आता है, असली वाली माँ, ठीक है, माँ का चेहरा आता है, उसको होता है कि माँ हॉस्पिटल में और इन्होंने गोली मार के मेरी माँ को हॉस्पिटल पहुंचाया था। वो अचानक से या तो पहले पावरफुल बॉडी के साथ मार खाता रहा, या अब उसके अंदर ना एक अलग डिजायर आ गई है, एक आग आ गई है, वो उठता है 6 और गोलियां खाता है, लेकिन उन सारे दुश्मनों को मार देता है। ये जो उसके अंदर अचानक से जो आतंकवादी जागा है, ये उस मोटिवेशन की वजह से, मोटिवेशन वो डिजायर है जो हमें हमारी लाइफ से 10 गुना ज्यादा आउटपुट करवा देती है। एक बंदा मोटिवेटेड बैठा हुआ है, आप किसी दिन पढ़ रहे हैं और पढ़ते हुए बहुत मजा आ रहा है और आप बहुत मोटिवेटेड हैं, आप 3 चैप्टर फड़का देंगे एक दिन में, और कभी महीने में 3 चैप्टर नहीं होंगे, क्योंकि अंदर का इंसान मरा हुआ होगा। मोटिवेशन बाहर से नहीं आती। मोटिवेशन के लिए आप स्पीचेस सुन लें, यूट्यूब पे जाएं, बेताशा मोटिवेशनल स्पीकर है। जब तक अंदर का इंसान नहीं ना जाग रहा, तब तक मोटिवेशन नहीं आती। अंदर का इंसान कब जागता है? जब उसके सामने एक टारगेट होता है, कोई डिजायर होती है, कोई गोल होता है। अगर आपके सामने एक डिजायर है कि आपने सीए करना है, आपके सामने एक डिजायर है आपने वालिदैन की केयर करनी है, आपका डिजायर है कि आपने अपने घर वालों को एलिवेट करना है, उनकी फाइनेंशियल हालात बेहतर करने हैं, या आपकी डिजायर ये है कि आपने माशरे में एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, अब इस डिजायर की पावर आपके अंदर मोटिवेशन लेके आएगी। अगर ये डिजायर आपकी ठंडी पड़ गई है सोशल मीडिया की वजह से, तो आप नहीं मेहनत करेंगे। और अगर आपके अंदर डिजायर है तो ये 11 दिन में सीलॉ में मेरिट आ सकता है। कम से कम मेरे 10 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्रैश कोर्सेज पढ़ के मेरिट लिए, कम से कम 10। बस डिजायर इज द गेम। एक दफा तो एक बच्चा सीए छोड़ के चला गया था, उसको तो सबने कहा यार तू तो फारिग आदमी, तू गांव से आया, तुझे तो इंग्लिश भी नहीं बोलनी आती, तेरा क्या होगा। उसे भगा दिया। वो 2 दफा लाहौर आया, लाहौर में रोक के उसने देखा अपने आसपास बड़े जो है ना वो हाई फाई बच्चे थे और वो बड़ा ज्यादा पढ़ते भी थे, उनकी इंग्लिश भी अच्छी थी, ये बेचारा हल्का बच्चा था। मायूस होकर वापस चला गया। वो किसी दिन हमारी कोई वीडियो कहीं घूमते फिरते उसके सामने आगे इसी तरह की ओरिएंटेशन थी, पहला लेक्चर सुन के जज्बाती हो गया। उसने कहा इसका मतलब है कि सामने बैठे जो लोग सर जिनसे मुखातिब में ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। इंटरेस्टिंगली उस बच्चे के घर में इंटरनेट भी नहीं था, उसके पास लाहौर आके रुकने के पैसे भी नहीं थे। उसको ये पता लगा कि हमारे कॉलेज का एक सिस्टम है कि हमारी जो ऐप है उसके अंदर मोबाइल पे डाउनलोडिंग हो जाती है। उसने अपने मोबाइल पे ऐप की, एक दफा लाहौर आया अपना एडमिशन करवाने के लिए, उसके बाद हफ्ते के हफ्ते अपने जाता था एक रिश्तेदार की तरफ और वहां जाके सिंग करके कुछ और लेक्चर डाउनलोड कर लेता था और फिर अपने घर बैठ के तैयार करता रहता था। आज तक हाईएस्ट बिजनेस लॉ में कभी बच्चे अपीयर हुए हैं तो एक अटेम्प्ट थी 9,500 बच्चे अपीयर हुए थे, हाईएस्ट। उन 9,500 बच्चों में उसने टॉप किया था। इसने पढ़ना शुरू किया था फास्ट ट्रैक बैच से, 1.5 महीने के बैच में। उससे पहले वो सीए छोड़ चुका हुआ था, लेकिन वो डिजायर जो उसकी जागी और जो उसको हुआ कि मैं कुछ कर सकता हूं, मैं आग लगा दूंगा, उसने घर बैठे बैठे इंटरनेट ना होने के बावजूद इस तरह के हालात में किसी ना किसी तरह गुजारा करके इतने से मोबाइल पे लेक्चर देखता था और उसने मेरिट लिया। तो ये जो डिजायर है ना, जो मोटिवेशन, ये बहुत जरूरी चीज है लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने के लिए। तो आपको इस कोर्स को स्मार्टेस्ट टाइम पे करने के लिए क्या करना होगा? आप कहेंगे लगन, मेहनत, फलाना, सिर्फ डिजायर चाहिए बस। अगर सीलॉ पास करना है, अगर अपने पेपर जल्दी क्लियर करने हैं, तो अंदर के इंसान को जागना होगा। और अगर अंदर का इंसान नहीं जागा तो मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं कुछ नहीं हो सकता। मैं जो मर्जी स्पीच दे के चला जाऊं, आपने नहीं जागना। अपने अंदर के इंसान को जगाएं, उसे समझाएं कि आपका पेपर टाइम से पास होने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, और एक पेपर जब माइनस हो जाएगा आपकी टोटल गिनती में तो ये आपकी प्रोग्रेशन कितनी बेहतर कर देगा। आप अगली अटेम्प्ट की तरफ जाएं और 3 पेपर रहते हो, या अगली अटेम्प्ट की तरफ जाएं और 2 पेपर रहते हो, तो जमीन आसमान का फर्क है। जब 2 पेपर रहते होंगे तो आपके पास ज्यादा टाइम आ जाएगा उन सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए जो ज्यादा मुश्किल है। तो क्या चाहिए हमें? डिजायर चाहिए। उस डिजायर की वजह से एक फोकस मिलेगा, और फोकस मिल गया तो बस हमने हर दिन का काम उस दिन कर लेना है। तो इंशाल्लाह ताला ये अभी भी पॉसिबल है। सीए का कोई भी सब्जेक्ट मैं ये मानता हूं कि 10 से 15 दिन अगर वो एक अकेला सब्जेक्ट किया जाए वो पास हो जाता है। आपको दर्जनों ऐसी एग्जांपल्स मिलेंगे अपने आसपास कि बिल्कुल नहीं पढ़ता था, आखिरी 1 महीने में पढ़ना शुरू किया बच्चे ने और पास हो गया, और आप 6 महीने पढ़ के भी पास नहीं हुए।
तो आपने पास होना है या फेल होना है ये मैंने डिसाइड नहीं करना है, ये आईकैप ने डिसाइड नहीं करना है, ये आपने डिसाइड करना है। और इत्तेफाकन आप उस एरा में आए हैं जब आईकैप को एक लालच है ज्यादा बच्चे पास करने का, कैफ में भी और सीफैप में भी। मैं पूरा सेशन फाइनल के बच्चों को भी कहता रहा कि आईकैप दरवाजे खोल रहा है, आईकैप इस वक्त अपने नंबर्स बढ़ाने के चक्कर में है। इतनी शॉर्टेज हो गई है डिमांड एंड सप्लाई की कि इनको अपने बंदे ये जितने सीए करते हैं एकदम से पता लगता है 70-80% बाहर निकल गए बच्चे, अब वो जो क्वालिफाइड है, और फिर मुल्क के अंदर शॉर्टेज हो जाती है, फिर सीटें कम हो जाती हैं। जो फर्म्स की सीटें कम हो गई इसलिए कि उनके पार्टनर्स छोड़ छोड़ के दूसरे मुल्क चले गए, वो ढूंढ रहे होते हैं कि उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट मिले, उन्हें फाइनलिस्ट मिले। तो आईकैप धड़ाधड़ पेपर बच्चों के पास कर रहा है। अब आईकैप का फुल इरादा आपको पास करने का, एक ही इंसान विलन है, वो आप खुद है। अगर आप विलन नहीं है तो जिंदगी आसान हो सकती है। क्या बात समझ आई? फाइनली अगर हम थोड़ा सा क्लोजिंग रिमार्क्स की तरफ आए तो छोटी छोटी सी टिप्स एंड टेक्निक्स। एक तो ये कि रिवीजन क्लासेस जो चल रही हैं आपने इनको प्रॉपर तरीके से साथ साथ लेते रहना है और कोशिश करें कि रेगुलर रहें। ऑनलाइन वाले हजरात जिस दिन से शुरू करें वो उस दिन से आगे समझें कि आप फिजिकली कॉलेज में आ रहे थे और आप साथ साथ क्लास को ले रहे थे, कहीं रिदम टूटना नहीं चाहिए। जब आप कहते हैं ना ये काम कल करूंगा, गेम ओवर हो जाती है, फिर मुश्किल हो जाता है। आज की एरा में कैसे अपने आप को फोकस रखें? आपके तो मोबाइल पे रील्स भी बहुत आती हैं, फेसबुक भी बहुत तंग करता है, स्नैपचैट भी पता नहीं उसके ऊपर भी आप लोग पाए जाते होंगे, इंस्टा पे काफी कुछ चल रहा होता है। सर आपके दौर के लोगों, मतलब हो सकता है आप कहें सर आप लोगों के दौर का मसला ये था कि आपके पास मोबाइल नहीं होते, आप गरीब लोग होते थे, आप लोग जो है वो शायद बहुत ज्यादा ख्वाहिश नहीं रखते थे। हम तो एक वक्त में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। सर 2 घंटे अगर हम रील्स देखें तो हमने 250 डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में गौर फिक्र किया होता है। बाद में कि कोई याद नहीं होता कि हमने क्या बातें देखी, लेकिन बहरहाल याद होता है। तो सर आपके दौर में मोबाइल नहीं था, आप फोकस कह सकते हैं, हमारे दौर में मोबाइल है, हम फोकस नहीं रख सकते। एक काम कर सकते हैं, जब सुबह उठे, नाश्ता किया, पढ़ाई एक दफा पढ़ा दी। हर दिन का एक टारगेट रखा होगा ना, आज दिन ये करना है, ये करना है, ये करना है। पूरे दिन में किलस किलस के, तड़प तड़प के, सिसक के थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा सा मोबाइल देखा, थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा मोबाइल देखा, मुश्किल से 4 घंटे पढ़ पाते हैं। तो व्हाई नॉट डे के स्टार्ट में ही फड़का फड़को दिया। अच्छे टाइम पे उठे, सुबह जब फेसबुक सो रहा होता है, फजर के बाद 4-5 घंटे पढ़ा और पूरे दिन की पढ़ाई खत्म कर दी। जो पूरे दिन का टारगेट था उस पर टिक लगा दी। अब पूरे दिन फेसबुक पे बैठे हुए गिल्टी भी फील नहीं होगा, दोस्तों से व्हाट्सएप पे चैट करते हुए भी गिल्टी नहीं होगा, कोई पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखते हुए भी तकलीफ नहीं होगी, कुछ और भी करते हुए तकलीफ नहीं होगा, या कोई गेम खेलते हुए परेशानी नहीं होगी, या वो फ्री फायर में जाके लोगों को जो मारना है, या वो जो पबजी में जाके जो लोगों की वो गन छीननी है, या पता नहीं क्या क्या करना है, तो करें। आपसे आपका बचपना कोई नहीं छीन रहा। प्रॉब्लम ये है कि आप अपने उस बचपने में मैच्योरिटी को मिक्स कर रहे हैं। ऐसे ना करें। आप पढ़ाई अपने टाइम पे कर ले, एंटरटेनमेंट अपने टाइम पे। जब एंटरटेनमेंट कर रहे होते हैं तो पढ़ाई जहन में आती है कि हुई नहीं, और जब पढ़ाई पे होते हैं तो सोचते हैं मेरे साथ वाले तो बहुत ही ऐसी कर रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। भाई मेडिकल वाले भी अच्छा खासा पढ़ते हैं, उतना ही पढ़ लें। आप सिर्फ ये जरूर सोचते रहते हैं कि हम सीए वाले बड़े मुसीबत में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुसीबत में नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। हमारा पास रेट तो पता नहीं किस बॉडी से बेहतर हो चुका भाई कि आपका। इवन 5वीं का रिजल्ट इससे हल्का आता है, 8वीं का रिजल्ट बोर्ड का इससे हल्का आता है, जिस तरह के आईक्यू रिजल्ट देना शुरू हो गया। अब हमारे पास कोई वो नहीं है, बहाना नहीं है कि हम फेल हो रहे हैं। और सीलो में फेल हो, जूते पड़ने चाहिए उसको। सीलो वाले फेल को तो मतलब माशरे में ना हक ही नहीं होना चाहिए कि वो लोगों के सामने आके फेस करे उन्हें। इतना प्यारा सब्जेक्ट है, और इसमें फेल होने का मतलब है कि आप लाइफ में कभी आसान तरीन चीज में भी फेल हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं करना। राइटिंग में एक रजिस्टर मैं नॉर्मली सजेस्ट करता हूं, लेकिन क्रैश कोर्स है इस वक्त शायद मुश्किल हो जाए, तो मैं एक आखिरी दिन एक लिस्ट शेयर करूंगा कि हर चैप्टर में जो मस्ट डू इन राइटिंग टॉपिक्स हैं, कम से कम उतने आपने राइटिंग में कर लेने हैं। टेस्टिंग हर दिन साथ साथ टेस्ट चल रहा होगा। मैंने आपको बताया कि एक स्केड्यूल के मुताबिक हम चल रहे होंगे, तो कोशिश ये करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें, या कम से कम उन चैप्टर्स के टेस्ट जरूर दें जो कि आपके अच्छे तैयार हो चुके हैं, आप उसको अच्छे तरीके से लेके चलना चाहते हैं। जो स्लाइड्स यहाँ यूज हो रही होंगी वो एक किताब से निकली हुई हैं। वो किताब मेरी किताब है, वो किताब सॉफ्ट में आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी, और अगर आपको सॉफ्ट में पढ़ने में दिक्कत है तो फिजिकली भी वो यहाँ अवेलेबल होगी किताब, और आप लोगों में से जो भी उस किताब को लेना चाहे वो ले सकता है। अभी आज तो डे 1 है, क्या आज भी किताब है हमारे पास?
ठीक है, किताबें हमारे पास मौजूद हैं, आप बाहर जाते जाते वहां से किताब उठा सकते हैं, कोई नोटिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं है, कोई ये नहीं कि मेरा ये CRN है फलाना है, आप किताब उठा के ले जा सकते हैं। और चूंकि हमारे पास हमने सेशन के हिसाब से भी बुक्स बुक की थी और इस वक्त भी किताबें मौजूद हैं हमारे पास, तो बजाय इसके कि हम इस पे बैठ के लोगों को कहें कि आज जो लूट सेल लग गई है 10% ऑफ पे ले लो, 20% ऑफ पे, वो अगली दफा वैसे ही नए सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो मुझे ज्यादा खुशी होगी कि वो किताब उन लोगों के हाथ में पहुंचे जो उसको पढ़ भी सकते हैं। तो किताब आज हाथ आ जाए, नहीं तो सेशन के किसी भी दिन आप जो है वो टी रूम में से जाके कह सकते हैं कि जी मुझे कमती लॉ की किताब चाहिए, आज जाते जाते भी ले जा सकते हैं। पता नहीं बाहर के हालात हों, बच्चे जो है ना वो इस वक्त टेंशन ना हो जाए, लेकिन बहरहाल जिसका हाथ पड़ जाए किताब ले जाए। वैसे तो पढ़ाई कल शुरू करनी है, मेरे ख्याल में कल से फिर जो है किताब को वो कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त ना वो बिल्कुल कट ऑफ टाइम है, बाहर वो ऑडिट वाले भी आए हुए होंगे और वो जरा होते भी जरा टशकरे से बच्चे हैं, तो ऐसा ना हो कि आप बाहर निकलते हुए आप लोगों को तसादुम का शिकार करना हो। ठीक है जी, तो कल से मिलते हैं इंशाल्लाह, पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब ये 12 दिन की टेंशन नहीं है, सिर्फ 11 दिन रह गए, और मैं हर दिन याद कराऊंगा कि इतने दिन रह गए। मिलते हैं इंशाल्लाह।